हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? मस्त हैं स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बक्कल कैविटी का जो साइड वॉल था। याद कीजिए, कल मैंने आपको पढ़ाया था बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी मैंने बताया था कि एक प्रकार का कैविटी है। ये देखिए, ये बक्कल कैविटी था। मैंने बताया था कि इस कैविटी का रूफ, ये जो ऊपर वाला है, ये कौन बना रहा था? पैलेट। हम पैलेट पढ़ चुके थे। इसका फ्लोर जो कौन बना रहा था? टंग। हम टंग भी पढ़ चुके थे स्टूडेंट्स। और आपको ये मैंने बताया था कि इसका जो साइड से वॉल था वो कौन बना रहा था? टीथ। ये देखिए, ये है टीथ। तो आज हमें पढ़ना है बक्कल कैविटी का साइड वॉल, टीथ। फिर हमारा बक्कल कैविटी कंप्लीट होगा, फिर हम आगे मूव करेंगे ऑसोफेगस की तरफ। तो आइए स्टूडेंट्स, पहले टीथ का हम आपको स्ट्रक्चर समझाते हैं। टीथ के स्ट्रक्चर नो डाउट थोड़े थोड़े डिफरेंट होंगे। मैंने जो एक टीथ बनाया है जिससे कि टीथ के हर पार्ट्स को समझा सकूं। ये एक मोलर टीथ है। अभी हम आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टीथ बताएंगे। तो सुनिए, पहले हम टीथ का आपको स्ट्रक्चर बताते हैं, टिपिकल स्ट्रक्चर, जिससे सारे पार्ट्स कवर्ड हो जाए, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए। इसके बाद हम बताएंगे टीथ के क्लासिफिकेशन। स्ट्रक्चर से सवाल आने के कम चांसेस होते हैं, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। लेकिन क्लासिफिकेशन से सवाल आने का पूरा चांस होता है कि टीथ के क्लासिफिकेशन से एक क्वेश्चन जरूर आए। तो आइए पहले आपको हम बताते हैं टीथ का स्ट्रक्चर स्टूडेंट। ये देखिए, आपके सामने मैंने एक टीथ बनाया है। ये एक टीथ है, ये एक मोलर टीथ है। आप सुने होंगे, अभी जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं, अभी आपको हम बताएंगे मोलर टीथ क्या होता है। ये मैं टीथ का स्ट्रक्चर बताऊं। ये देखिए, ये बक्कल कैविटी था। देखिए, ये तो साइड से ये पूरा वॉल दिख रही है, ये टीथ है ना। यहां पे देखिए, आप जो मैंने कल बताया था गम्स, याद कीजिए। ये ऊपर वाला अपर जॉ और नीचे वाला लोअर जॉ। याद कीजिए, मैंने बताया था कि लोअर जॉ में एक ही सिंगल बोन है जिसका नाम है मैंडिबल, और अपर जॉ में दो बोन है। एक इधर है, यहां से लेकर यहां तक, और एक यहां से लेकर यहां तक। ये एक बोन मैक्सिला और ये दूसरा बोन मैक्सिला। इन मैक्सिला बोन में या फिर नीचे मैंडिबल बोन में, ये बोन जो जॉ बोन है, इसमें होते हैं सॉकेट्स, गड्ढे गड्ढे। उस गड्ढे को हम बोलते हैं एल्वियोलाई। ये वो एल्वियोलाई नहीं है लंग्स वाली, एल्वियोलाई मतलब कैविटी है ना, सॉकेट। ये सॉकेट जॉ बोन की है, जिसको हम लोग एल्वियोलाई प्लूरल बोलेंगे, एल्वियोलस। सुनेगा, इसी सॉकेट में ह्यूमन में मैं बात कर रहा हूं, इसी सॉकेट में हमारा टीथ एम्बेडेड होता है, फिट होता है। तो ये देखिए, ये जो मैंने ब्लू वाली बनाई है, ये क्या है? जॉ बोन। जॉ बोन या तो मैक्सिला हो सकता है अगर ऊपर वाला होगा तो, और नीचे वाला होगा तो मैंडिबल हो सकता है। उसमें जो कैविटी है, ये देखिए, ये वाली कैविटी, ये जो मैंने लिखी है ब्लू वाली, ये जो कैविटी आपको दिख रही है, पूरी ब्लू वाली क्या है? जॉ बोन। उसमें जो आपको कैविटी दिख रही है जिसमें टीथ का कुछ पोर्शन अंदर एम्बेडेड है, इंसर्टेड है, इस कैविटी को क्या बोले हम? एल्वियोलाई। क्या बोला मैंने एल्वियोलाई को? इट इज द सॉकेट ऑफ जॉ बोन। मैंने बताया जॉ बोन ऊपर वाला मैक्सिला है और नीचे वाला मैंडिबल है। अब आइए, इस एल्वियोलाई में टीथ का कुछ पोर्शन इंसर्टेड होता है। टीथ के स्ट्रक्चर को हम लोग विजिबिलिटी के बेसिस पर 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं स्टडी करने के लिए। टीथ का वो पार्ट जो बाहर से विजिबल है उसको हम लोग बोलते हैं क्राउन, और टीथ का वो पार्ट जो सॉकेट में, जॉ बोन के सॉकेट में इंसर्टेड है, उसको बोलते हैं हम लोग रूट, मतलब बेस बोलिए आप, वहीं से वो टीथ ओरिजिनेट हुआ है। ये देखिए, यहां से यहां तक वाला सेगमेंट टीथ का जॉ बोन के सॉकेट में एम्बेडेड है, उसी को हमने क्या बोला? रूट, इंसर्टेड इनटू सॉकेट ऑफ जॉ बोन। जॉ बोन या तो मैक्सिला या तो मैंडिबल। अब आप देखिए, टीथ का वो पोर्शन है जो ना तो सॉकेट में धसा है और ना ही बाहर से दिख रहा है। दे आर एम्बेडेड इन गम्स। ये गम, ये वाली, ये देखिए, ये जो पिंक वाली दिख रही है, ये देखिए,
ये गम से जो पार्ट घिरा हुआ है टीथ का उसमें एम्बेडेड है, उसको हम लोग बोलते हैं नेक। ये वाली रीजन, ये वाली टीथ की यहां से यहां तक वाली पोर्शन, इसको हम लोगों ने क्या बोला, नेक। मीन्स हमने टीथ के स्ट्रक्चर को विजिबिलिटी के बेसिस पर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जो बाहर से, जो गम्स के बाहर है, एक्सपोर्ट आउटसाइड द गम्स, उसको बोला क्रॉन। जो गम्स में एम्बेडेड है, नॉट सॉकेट बोन स्टूडेंट, जो गम्स में एम्बेडेड है वो है नेक, और जो जॉ बोन के सॉकेट में टीथ का पार्ट अंदर चला गया वो क्या है, रूट। ये तो हुआ टीथ का स्ट्रक्चर के बेसिस पर 3 पार्ट्स। अब मैं आपको बता रहा हूं कि टीथ में क्या क्या है। देखिए, जो टीथ का बाहर वाला, सबसे बाहर वाला लेयर है, जो आपको दिख रही है रेड लाइनिंग, उसमें ब्लू ब्लू कुछ सब्सटेंसेस दिख रहे हैं। ये पूरा लेयर जो सबसे बाहर वाली लेयर है स्टूडेंट, इसको हम लोग बोलते हैं इनेमल। क्या बोलते हैं, इनेमल। सुनिएगा, इनेमल इज द हार्डेस्ट मटेरियल, सबसे ज्यादा हार्ड पूरे एनिमल में। आप एनिमल किंगडम में जितना भी एनिमल आप जानते हैं, उन सारे एनिमल्स में अगर आप बात कीजिएगा तो सबसे हार्डेस्ट मटेरियल इनेमल है। रीजन, इसमें 96% इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, और जहां पर इनऑर्गेनिक सॉल्ट आकर डिपॉजिट हो जाता है वो मटेरियल हार्ड हो जाता है। अब देखिए कितना ज्यादा इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स है, 96%। सो दैट इनेमल इज द हार्डेस्ट मटेरियल इन होल एनिमल किंगडम। पूरे एनिमल किंगडम में जितने एनिमल है सब में मिलाकर मैं बात कर रहा हूं, सबसे हार्डेस्ट मटेरियल इनेमल है। और अगर ये पूरे एनिमल किंगडम में सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है तो टीथ की तो सबसे हार्डेस्ट मटेरियल होगी, हार्ड लेयर है जो आपको बाहर से दिख रही है। यही ना आपको फूड के कटिंग में हेल्प कर रहा है, हार्ड है तब ना। यह है इनेमल, जिसमें 96% इनऑर्गेनिक सॉल्ट है। सवाल आता है कि ये एनेमल को सिक्रीट किसने किया, बनाया किसने? तो आप देखिए, एनेमल के जस्ट अंदर एक ग्रीन कलर की लाइन की हुई सेल है। ये इस सेल का नाम है एमाइलोब्लास्ट सेल, और इस सेल का ऑरिजिन होता है एक्टोडर्मल। तो बताइए, यदि एमाइलोब्लास्ट सेल्स का खुद का ओरिजिन एक्टोडर्मल है तो इससे सिक्रीट होने वाले सब्सटेंस कौन, इनेमल। मैंने बताया ना कि एमाइलोब्लास्ट ही सिक्रीट कर रहा है इनेमल। तो बताइए एनिमल का भी ओरिजिन कैसा हो जाएगा स्टूडेंट, एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन। तो एनिमल से ये 4 सवाल आने के चांसेस होते हैं। अगर स्ट्रक्चर से सवाल आया तो क्या 96% इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज द हार्डेस्ट मटेरियल इन होल एनिमल, इन एनिमल किंगडम। और नेक्स्ट सवाल आने की जो प्रोबेबिलिटी होती है, क्या सिक्रीटेड बाय एमाइलोब्लास्ट। ये जो एमाइलोब्लास्ट सेल है वही सिक्रीट करती है, एनिमल एक्टोडर्मल ऑरिजिन का होता है स्टूडेंट। ये एनिमल के जस्ट अंदर जब आइएगा, जो आपको ये बहुत बड़ा सा पोर्शन दिख रहा है, जो मेजर पोर्शन है, मेन पार्ट है, जो ब्लैक ब्लैक वाली आपको दिख रही है स्टूडेंट, ये है डेंटाइन। सवाल आता है कि क्या डेंटाइन भी हार्ड है सर? यस स्टूडेंट, डेंटाइन भी हार्ड है, क्योंकि उसमें भी 69% इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स का डिपोजिशन है। मगर ये डेंटाइन एनिमल से कम हार्ड है, क्योंकि उसमें 96% इनऑर्गेनिक सॉल्ट था और इसमें 69% इनऑर्गेनिक सॉल्ट है। डेंटाइन के जस्ट अंदर का पूरा इलाका क्या कहला रहा है, सॉरी, एनिमल के जस्ट अंदर का पूरा इलाका क्या कहला रहा है स्टूडेंट्स, डेंटाइन। मेजर पोर्शन टीथ का डेंटाइन आप देख सकते हैं डायग्राम में, मेजर पोर्शन वही है। सवाल आता है कि डेंटाइन को किसने सिक्रीट किया सर? तो आप देखिए, इस डेंटाइन के अंदर पहली बात एक कैविटी है, ये दिख रही है आपको, कर्व्ड कैविटी। इस कैविटी को बोलते हैं स्टूडेंट्स पल्प कैविटी। पल्प कैविटी को बोला क्योंकि उसमें पल्प भरा होता है। पल्प क्या होता है, वाटरी फ्लूइडी सिक्रीशन होता है, ठीक है। तो इसको, जिस कैविटी में पाई जा रही है उसको बोल रहे हैं हम लोग पल्प कैविटी। ये जो पूरी आपको दिख रही है, ये है पल्प कैविटी। आप गौर से देखिए, पल्प कैविटी की दोनों साइड ओपनिंग है, छेद है। बायोलॉजी में छेद को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स हम लोग, फोरामेन। तो ये जो फोरामेन पल्प कैविटी की है स्टूडेंट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपिकल फोरामेन। क्या है ये, ओपनिंग ऑफ पल्प कैविटी। पल्प कैविटी के अंदर जो दोनों साइड वॉल है,
आप गौर से देखिए, उसमें ब्लू कलर की एक सेल ने उसको लाइन कर रखा है। ये जो ब्लू कलर वाली सेल है स्टूडेंट्स, इसका नाम है ओडोंटोब्लास्ट सेल। क्या नाम है? ओडोंटोब्लास्ट सेल। और यही सिक्रीट करती है डेंटाइन। ये देखिए, यही सिक्रीट कर रही है डेंटाइन। और पता है स्टूडेंट, ये ओडोंटोब्लास्ट सेल मेसोडर्मल ओरिजिन की होती है। अगर ये ओडोंटोब्लास्ट सेल मेसोडर्मल ओरिजिन की है तो इससे सिक्रीट होने वाले सब्सटेंस कौन? डेंटाइन। तो बताइए डेंटाइन का भी ओरिजिन कैसा हो जाएगा? मेसोडर्मल। तो ये डेंटाइन के सारे पॉइंट्स हैव 69% इन ऑर्गेनिक सॉल्ट्स। इट इज मेजर पोर्शन ऑफ टीथ। सिक्रीट किसने किया स्टूडेंट? ओडोंटोब्लास्ट सेल ने, और मेसोडर्मल ओरिजिन की है। ओडोंटोब्लास्ट सेल कहाँ है स्टूडेंट्स? ये जो पल्प कैविटी है, जिसकी ओपनिंग क्या करा रही है? एपिकल फोरामेन। ये पल्प कैविटी को जो सेल लाइन की हुई है वही कौन है? ओडोंटोब्लास्ट सेल, जो मेसोडर्मल ओरिजिन की होती है। ये देखिए साइड से गम्स है, टीथ का कुछ पोर्शन उसने कवर्ड कर रखा है। स्टूडेंट आप ध्यान दीजिए, इस एपिकल फोरामेन से कुछ चीज अंदर जा रही है। उस पल्प कैविटी के अंदर वो ब्लड वेसल्स होगा, वो नर्व वेसल्स होगा, ये सब टीथ के अंदर जा रहा है ताकि आपको टीथ का सेंसेशन मिल सके। ये देखिए ब्लड वेसल्स, नर्व वेसल्स एंटर इनटू पल्प कैविटी थ्रू एपिकल फोरामेन। तो ये पूछा जा सकता है कि आपको टीथ के अंदर सेंसेशन कैसे पता चलता है? नर्वस सिस्टम का तो वहां पे सप्लाई होना ना चाहिए, तो नर्व वेसल्स कहां से एंटर करती है, ये सवाल आ सकता है स्टूडेंट्स। तो वो एंटर करती है एपिकल फोरामेन से, पल्प कैविटी के अंदर पाई जा रही है। वहीं पे ओडोंटोब्लास्ट सेल्स हैं और उसके बाहर जस्ट बाहर देखिए आपको एमाइलोब्लास्ट सेल्स है। तो ये हुआ पूरा पल्प कैविटी एंड एपिकल फोरामेन। अच्छा देखिए, आप पल्प कैविटी से बाहर जो लाइनिंग की हुई है ओडोंटोब्लास्ट सेल्स, उससे कुछ हेयर लाइक प्रोजेक्शंस बाहर निकली हुई है, उसको हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट्स कैनालिकुलाई। क्या बोलते हैं? कैनालिकुलाई। ऐसे कोई फंक्शन है नहीं वैसे उसका। डेंटाइन में ब्रशिंग करती है। आप जब वीडियोस अगर पढ़िएगा तो डिटेल में पढ़िएगा, एमबीबीएस में भी थोड़ा सा पढ़िएगा कैनालिकुलाई का क्या फंक्शन है। यहाँ पर आपको ऐसा कोई फंक्शन नहीं बताया जाएगा, है ना। तो आइए अब नीचे क्या है? ये वाली तो जॉ बोन थी। आप जॉ बोन के जस्ट अंदर देखिए ग्रीन कलर के मेम्ब्रेन है, जिसको हम लोग बोलते हैं पेरियोडोंटल मेम्ब्रेन, जो इस जॉ बोन के जस्ट अंदर है। और उसके बाद डायरेक्ट टीथ नहीं है, उसके बाद सीमेंट लेयर है, जिसको हम लोग सीमेंटम भी बोलते हैं। ये सीमेंट, अच्छा एनिमल में सीमेंट लेयर क्या होता है? वो वाली सीमेंट नहीं होती है दीवारों वाली, यहां पर सीमेंट होता है हाइलुरोनिक एसिड एनिमल्स में। ये क्या करते हैं? किसी भी दो मटेरियल को ग्लू करके रखते हैं, जोड़ करके रखते हैं। ये सीमेंटम लेयर है। यहां पर नो डाउट यहां पर और भी चीज होगा, उसमें हार्डेस्ट मटेरियल होगा थोड़ा सा, तब जाके टीथ को अच्छे से सॉकेट पे पकड़ के रख पाएगा। तो ये सीमेंटम लेयर है, और तब जाकर है टीथ का रूट वाला पार्ट, जो अंदर में सॉकेट में धसा हुआ है। तो ये आपका है टीथ का पूरा स्ट्रक्चर, जो बाहर से दिखे क्रॉन, जो गम्स में धसा हुआ नेक, और जो अंदर सॉकेट में एम्बेडेड हो वो रूट। और उस कैविटी या सॉकेट को क्या बोल रहे हैं हम लोग? एल्वियोलाई। सबसे बाहर वाली लेयर क्या है? एनेमल। उसके अंदर क्या है? डेंटाइन। और ये पल्प कैविटी, उसकी ओपनिंग एपिकल फोरामेन, जिससे ब्लड वेसल्स और नर्व वेसल्स अंदर जा रही है। और डेंटाइन के चारों ओर देखिए बाहर ये कौन सी सेल है? एमाइलोब्लास्ट, जो वही सिक्रीट करती है एनिमल। और ये जो पल्प कैविटी है उसके चारों ओर कौन है? ये वाली सेल ओडोंटोब्लास्ट, वही सिक्रीट करती है डेंटाइन। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। ये मैंने मोलर टीथ का एक डायग्राम बताया जिससे सारे पार्ट्स कवर हो जाए। ये हुआ स्ट्रक्चर ऑफ टीथ स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं, जो बच्चे इसको ड्रॉ करना चाहते हैं वो ड्रॉ कर लें, अदरवाइज आपको पीडीएफ भी सेंड किया जाएगा। इसको जो बनाना चाहते हैं जल्दी से बनाइए। यस स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ टीथ। टीथ को हम अलग अलग बेसिस पे कुछ कैटेगरीज में क्लासिफाई कर रहे हैं। तो हेडिंग लगाइए आप, क्लासिफिकेशन ऑफ टीथ। सुनिएगा स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। अगर मैं किसी भी चीज को क्लासिफाई करता हूं तो किसी बेसिस पे क्लासिफाई करूंगा, कोई ना कोई बेसिस होगा। तो आइए अभी आपको हम बता रहे हैं फर्स्ट बेसिस है
ऑन द बेसिस ऑफ, जो बच्चे पहली बार मेरा वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, OTBO का मतलब शॉर्ट में मैं बोलता हूं ऑन द बेसिस ऑफ। फर्स्ट बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। अभी मैंने आपको टीथ का स्ट्रक्चर बताया तो किसका बताया था? मोलर टीथ का बताया था। इसका मतलब अलग अलग टीथ के अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ टीथ के बेसिस पर टीथ दो प्रकार के होंगे स्टूडेंट्स। एक होगा होमोडोंट, कौन होगा स्टूडेंट्स? होमोडोंट। और दूसरा होगा हेटेरोडोंट, कौन? हेटेरोडोंट। बार बार मैं बोलता हूं बायोलॉजी इज नथिंग, इट इज द गेम ऑफ डायग्राम एंड टर्मिनोलॉजी। आप टर्म को पकड़िए, यहां पर क्या बोलना चाह रहा है ये। होमो का मतलब होता है स्टूडेंट्स सेम, क्या होता है? सेम। और हेटेरो का मतलब क्या होता है? डिफरेंट। और डोंट वर्ड नंबर क्या होता है बायोलॉजी में? टीथ। डोंट मतलब टीथ। अरे वर्ड से ही पता चल रहा है। जिस भी एनिमल्स में सारे टीथ एक ही जैसे होंगे, एक ही जैसे दिख रहे होंगे, उसमें आप क्या बोलिएगा कि ये होमोडोंट टीथ है। मींस ऑल द टीथ आर, ऑल द टीथ आर इन सिमिलर इन स्ट्रक्चर, इन सिमिलर इन स्ट्रक्चर। अगर स्ट्रक्चर सेम है तो स्टूडेंट्स इसका मतलब फिर फंक्शन भी सेम ही होगा। इसमें आपको नाम से ही पता चल रहा है हेटेरोडोंट टीथ। इसका मतलब ऑल द टीथ आर डिफरेंट, डिफरेंट इन स्ट्रक्चर। अगर अलग अलग टीथ की स्ट्रक्चर अलग अलग है, इसका मतलब अलग अलग टीथ के हमें नाम भी जानने होंगे। ह्यूमन के केस में हेटेरोडोंट टीथ 4 प्रकार के होते हैं, मतलब 4 अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर हैं, तो उनका काम भी होगा अलग अलग। आइए आपको चारों दांत बताते हैं हम आपको। पहला है स्टूडेंट्स इंसीजर, क्या बोला मैंने? इंसीजर। दूसरा है स्टूडेंट्स केनाइन, क्या है? केनाइन। तीसरा है स्टूडेंट्स प्रीमोलर, क्या बोला मैंने? प्रीमोलर। और लास्ट है स्टूडेंट मोलर। 4 प्रकार के टीथ है स्टूडेंट्स, चारों का स्ट्रक्चर अलग अलग। ये पता है कैसा है? छेनी जानते हैं? छेनी, चीजल, जिससे मजदूर लोग दीवार तोड़ते हैं, कुछ ऐसा होता है। ऐसा देखिए, ऐसा, इस टाइप का, इसको बोलते हैं चीजल शेप्ड। ये है इंसीजर। नेक्स्ट केनाइन, ये पॉइंटेड होता है। ये वाला टीथ देख रहे हैं, ये वाला, मतलब ये इस प्रकार से होगा, ये इस प्रकार से होगा, पॉइंटेड होगा। देखिए पॉइंटेड नहीं है, ये चीजल शेप्ड है, ये पॉइंटेड है। ये कौन है? इंसीजर। ये कौन है? केनाइन। और ये दोनों रेक्टेंगुलर होते हैं। रेक्टेंगुलर आप कैसा बताइएगा? ऐसा कुछ बताइएगा ना, देखिए ऐसा बताइएगा। यहाँ पे थोड़ा इस टाइप का होता है, इस टाइप का है ना, और वहाँ पर आप उसको ऐसे इस टाइप से बोलिएगा, मतलब थोड़े चौड़े टाइप के होते हैं, ब्रॉड टाइप के होते हैं, है ना। अगर इन चारों का स्ट्रक्चर भी है अलग अलग, तो इनके फंक्शन भी होंगे स्टूडेंट्स अलग अलग। आइए इंसीजर का फंक्शन आपको बता स्टूडेंट्स। इंसीजर और केनाइन दोनों का काम बता रहे हैं। सॉरी, इंसीजर का काम, इसका काम है कटिंग एंड गेनोइंग, कटिंग एंड गेनोविंग ऑफ फूड। कटिंग का मतलब क्या? फूड को काटना। आप किसी भी चीज को काट रहे हैं, वो इस टीथ की हेल्प से, ये देखिए काटते हैं ना, काटना, फूड को काटना, किसी भी मटेरियल को काटना। गेनोविंग मतलब तोड़ना, चूरना नहीं, तोड़ना, वो भी इसी का काम है। तो कटिंग का मतलब काटना, गेनोविंग का मतलब तोड़ना। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो लिख लीजिए यहाँ पर, कटिंग मतलब काटना, गेनोविंग मतलब तोड़ना। ये दोनों काम किसका है? इंसीजर का। इंसीजर खत्म हुआ। आइए केनाइन। केनाइन का काम है टीयरिंग ऑफ फ्लैश। लेग पीस खाते हैं,
देखिए आप ही देखिए, ये कैनाइन है ना, इसी के मदद से उसको हम चीरते हैं ऐसे। पता है ये कैनाइन ना कार्निवोर एनिमल में मोर डेवलप्ड होता है। कार्निवोर एनिमल को फ्लैश ही खाना है, चीरना है। मींस इसका फंक्शन क्या हुआ, टीयरिंग। टीयरिंग का मतलब होता है TEAR, टीयरिंग ऑफ फ्लैश। यह मांस को, फ्लैश को चीरने में काम आती है। टीयरिंग का मतलब चीरना, कटिंग का मतलब काटना, गनमिंग का मतलब तोड़ना। तो तीनों अलग अलग चीजें हैं, आपको एक जैसी लग रही होगी। तो टीयरिंग ऑफ फ्लैश किसका काम है, कैनाइन का। पता है स्टूडेंट्स, कैनाइन के बारे में एक थोड़ा स्टैंडर्ड सवाल है, इट इज अब्सेंट इन हर्बीवोर। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि हर्बीवोर में होगा, काम नहीं करता होगा। नहीं बच्चे, हर्बीवोर में ये कैनाइन टीथ होता ही नहीं है, खरगोश। और उनके अंदर जहां पे कैनाइन टीथ नहीं होता है वहां पर स्पेस रहता है, खाली जगह रहता है। उस स्पेस को हम लोग बोलते हैं डायस्टीमा। स्पेस रहता है, खाली जगह रहता है। पहले सवाल स्टेट PMP में खूब आते थे, हर्बीवोर में कैनाइन टीथ कितने होते हैं, होते ही नहीं है। और जो खाली स्पेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायस्टीमा बोलते हैं, है ना। ये चीज नोट्स में नहीं, आप ऐड कर लीजिएगा, ठीक। ये टीयरिंग ऑफ फ्लैश इसका काम हुआ कैनाइन्स का। प्रीमोलर और मोलर दोनों लगभग स्ट्रक्चर में सेम है, लगभग 100% नहीं, और फंक्शन लेकिन दोनों का सेम है। इन दोनों का काम क्या है स्टूडेंट्स, इन दोनों का काम है च्यूइंग एंड मैस्टिकेशन ऑफ फूड। मैस्टिकेशन ऑफ फूड, च्यूइंग एंड मैस्टिकेशन ऑफ फूड। च्यूइंग का मतलब क्या होता है, चबाना। अब चबाते यहां से नहीं है, ये इन दोनों के हेल्प से, प्री मोलर और मोलर के हेल्प से चबाना। मैस्टिकेट का मतलब क्या होता है, चूरना, और चूर रहे हैं उसको। ये सब काम कौन करता है, प्री मोलर एंड मोलर। तो सुनिएगा स्टूडेंट्स, यहां पे आपको टोटल 5 वर्ड आए होंगे, आप इसका हिंदी लिख लीजिए, इंग्लिश मीडियम के बच्चे फिर भी। कटिंग का मतलब काटना, गैनोविंग का मतलब तोड़ना, टीयरिंग का मतलब चीरना, च्यूइंग का मतलब चबाना, और मैस्टिकेशन का मतलब चूरना। स्लाइटली डिफरेंस है सारे वर्ड्स में, चीरना, चूरना, चबाना, काटना, तोड़ना, सब अंतर है। अलग अलग टीथ के अलग अलग फंक्शंस हैं। तो पहला क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। टीथ इज ऑफ 2 टाइप्स, एक होमोडोंट और एक हेटेरोडोंट। होमोडोंट टीथ वो होगा जहां पर सारे टीथ एक ही जैसे होंगे, एग्जाम्पल अभी आपको लास्ट में बताएंगे सारे एक साथ। और हेटेरोडोंट टीथ वो होगा जहां पर टीथ अलग अलग टाइप के होंगे स्ट्रक्चर के बेसिस पे, तो फंक्शन भी अलग अलग होगा। ह्यूमन में 4 प्रकार के, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। इंसीजर का क्या काम है, कटिंग एंड गैनोविंग ऑफ फूड। कैनाइन का क्या काम है, टीयरिंग ऑफ फ्लैश। और प्रीमोलर, मोलर का क्या काम है, च्यूइंग एंड मैस्टिकेशन ऑफ फूड। इसको नोट कीजिए, पहला क्लासिफिकेशन बताएं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। जल्दी से इसको नोट कीजिए। तो पहला आपको हम क्या बताएं, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। चलिए दूसरा बेसिस बताते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस। मतलब अपीयर होना, अपीयरेंस इन लाइफ साइकिल। इन लाइफ साइकिल मतलब जिंदगी में कितने बार दांत आ रहे हैं, अपीयर हो रहे हैं। इस बेसिस पर टीथ 3 प्रकार के हैं स्टूडेंट्स। एक होगा मोनोफायोडोंट, एक होगा डायफायोडोंट, और एक होगा पॉलीफायोडोंट। चलिए आइए वर्ड को पकड़िए। मोनो का मतलब एक, डाई का मतलब 2, पॉली का मतलब अनेक। मतलब वो दांत जो जीवन में एक ही बार आए वो मोनोफायोडोंट टीथ होगी। कई सारे बच्चे गलत कॉन्सेप्ट निकाल लेते हैं, जीवन में पहली बार जो आए। अरे नहीं, जो एक ही बार आए उसको बोलते हैं मोनोफायोडोंट। जो पहली बार आता है वो होता है प्राइमरी टूथ, नॉट मोनोफायोडोंट। मोनोफायोडोंट का मतलब जो जीवन में
एक ही बार आए, मोनोफायोडोंट टीथ। क्या लिखेंगे आप? appears once in life। डाइफायोडोंट, डाई का मतलब दो, मीन्स ये लाइफ में दो बार आए। appears twice in life। सुनिएगा, चूंकि डाइफायोडोंट वो टीथ है जो जीवन में दो बार आती है, इसीलिए डाइफायोडोंट टीथ दो प्रकार का होगा। फिर एक वो होगा, डाइफायोडोंट मैं बता रहा हूं, एक वो टीथ होगा जो पहली बार आया है। डाइफायोडोंट जीवन में दो बार आता है ना, एक वो जो पहली बार आया है, इसको आप बोलेंगे प्राइमरी टूथ। क्या बोलेंगे? प्राइमरी टूथ। इसी को आप बोलेंगे टेम्पररी, मतलब कि टेम्पररी है ना, टेम्पररी टूथ। सुनिएगा स्टूडेंट्स, इसी को बोलते हैं मिल्की टूथ। सुने हैं, दूध का दांत। ऐसा नहीं कि वो दांत दूध से बनता है या दूध पीने में काम आता है, नहीं नहीं, वो उम्र होता है दूध पीने का, लैक्टेशन पीरियड, उस समय से बाद थोड़ा सा, उस समय जो दांत आता है उसको बोलते हैं हम लोग मिल्की टूथ, प्यार से बोल देते हैं। ऐसा नहीं कि वो दूध का बना हुआ दांत होता है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मिल्की टूथ इसी को बोलते हैं डेसिडुअस। डेसिडुअस का मतलब क्या? टेम्पररी होता है, डेसिडुअस टूथ, डेसिडुअस टूथ। ये हुआ जो पहली बार आया, फर्स्ट टाइम आया है ना। लेकिन कुछ दिन के बाद एक सेल होती है हमारे अंदर, ओडोंटोक्लास्ट सेल। सुनिएगा, ओडोंटोब्लास्ट बनाने वाला काम करती है, बोन से रिलेटेड सेल होती है, और ओडोंटोक्लास्ट उड़ाने वाला काम करती है, मतलब रिमूव करने वाला काम करती है। ओडोंटोक्लास्ट के एक्टिविटी की वजह से कुछ दिनों के बाद, वही समझिए ना, 18 साल तक के पहले पहुंचते तक ये सारे टीथ क्या होंगे? झड़ जाएंगे, 15 साल के आसपास तक। उसके बाद वो टूथ आ जाएगा आपका परमानेंट। जो सेकेंड टाइम आया वहीं पर, उसी स्पेस पर आया है, कहीं अदर जगह नहीं, उसी स्पेस पर। वो पहले वाला टीथ ऑस्टियोक्लास्ट सेल की एक्टिविटी की वजह से रिमूव हो गया और वहां पर नया टीथ आ गया, उसको बोल रहे हैं हम लोग सेकेंडरी टीथ। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? सेकेंडरी टीथ, या उसी को आप बोलेगा परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ, ये है परमानेंट टीथ और प्राइमरी टीथ, है ना, टेम्पररी और प्राइमरी। ये डाइफायोडोंट टीथ हो गया जो जीवन में दो बार आएगा, है ना। एक है पॉलीफायोडोंट टीथ, appears many times in life, जो जीवन में बहुत बार आएगा, उसको बोलेंगे हम लोग पॉलीफायोडोंट टीथ। एग्जाम्पल अभी सबके लास्ट में एक साथ बताऊंगा मैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस इन लाइफ साइकिल, टीथ इज ऑफ 3 टाइप स्टूडेंट्स, मोनोफायोडोंट, डाइफायोडोंट, पॉलीफायोडोंट। मोनोफायोडोंट जीवन में एक बार आएगा, डाइफायोडोंट जीवन में 2 बार आएगा, एंड पॉलीफायोडोंट जीवन में कई बार आएगा। अब बता रहे हैं अगला आपको, ये दूसरा बेसिस था, है ना। तीसरा बता रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट ऑफ टीथ विथ जॉ बोन, विथ जॉ बोन या जॉ बोलिए आप। देखिए इस बेसिस पे टीथ 3 प्रकार का होगा, सुनिएगा। सपोज कीजिए ये क्या है आपका? जॉ बोन है, ठीक। ये मान लीजिए जॉ है, क्या है? जॉ। यहां पे मान लीजिए क्या है? जॉ है, ठीक। ये जॉ है, ठीक। क्या ये? जॉ है। यहां पे भी देखिए क्या है? जॉ है। क्या ये? जॉ है। आपको जॉ में भी थोड़ा थोड़ा डिफरेंस दिख रहा होगा। अब देखिए अगर टीथ का अटैचमेंट बता रहे हैं जॉ के साथ देखिए ये एक टीथ है, ठीक, और ये टीथ सिंपली जॉ के सरफेस से अटैच्ड है, सिंपली। ये क्या हुआ? टीथ। दोज टीथ which are simply attached with surface of jawbone is known as acrodont, known as acrodont teeth। पहला कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट ऑफ टीथ विद जॉ, पहला एक्रोडोंट, जो जॉ के डायरेक्ट सरफेस से अटैच्ड। अगला एक में
देखिए टीथ साइड से निकला है, जॉ के सरफेस से नहीं, साइड से निकला है, दिख रहा है, ये टीथ है, ये टीथ है, ये इधर भी टीथ, इधर भी टीथ, यहाँ पे बहुत सारे टीथ होंगे, यहाँ पे मैंने नहीं बनाया, बहुत सारे होंगे नो डाउट, टीथ है। दोज टीथ विच आर एक्सपोज्ड फ्रॉम साइड पार्ट ऑफ जॉ, जॉ के साइड से बाहर निकला हो, ऐसे टीथ को हम लोग बोलते हैं प्लूरोडोंट। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? प्लूरोडोंट टीथ। दूसरा, तीसरा जो हमारे अंदर होता है, एग्जाम्पल तो वैसे लास्ट में बताएंगे हम। ये देखिए टीथ है, और ये टीथ देखिए, ये टीथ है, ये टीथ जॉ बोन के सॉकेट में, ये देखिए मैंने बताया था ना जॉ बोन में सॉकेट होता है, ये क्या है? एल्वियोलाई। क्या नाम है इसका? सॉकेट का एल्वियोलाई। जो जॉ बोन के सॉकेट एल्वियोलाई में फिट हो, ऐसे टीथ को बोलते हैं हम लोग थीकोडोंट टीथ। क्या बोलते हैं? थीकोडोंट टीथ। तो ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट ऑफ टीथ विथ जॉ बोन, टीथ इज ऑफ 3 टाइप्स। जो सिंपली जॉ के सरफेस से अटैच होगा, एक्रोडोंट। जो जॉ के साइड से निकला होगा, प्लूरोडोंट। और जो जॉ के सॉकेट मतलब एल्वियोलाई में फिट होगा, थीकोडोंट। तो ये तो बताया मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ टीथ। अब आपको तीनों बेसिस पर मैं आपको एग्जांपल्स बता रहा हूं टीथ का। पहला बेसिस क्या बताया मैंने आपको? ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, होमोडोंट या फिर हेटेरोडोंट, है ना। और फिर बताया दूसरा बेसिस, देखिए बोर्ड पर भी लिखा हुआ, ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस इन लाइफ साइकिल। 3 प्रकार का हुआ, मोनोफाइडोंट, डाइफाइडोंट और पॉलीफाइडोंट। फिर ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट ऑफ टीथ विथ जॉ बोन, इस बेसिस पर फिर 3 प्रकार का, एक्रोडोंट, प्लूरोडोंट और थीकोडोंट। इसको नोट कीजिए जल्दी से, फिर बताते हैं एग्जाम्पल्स। हाँ जी बच्चों, तो अभी क्या बताया आपको हम? क्लासिफिकेशन ऑफ टीथ। चलिए अब आपको हम बताते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ टीथ। मतलब टीथ किस में किस प्रकार का पाया जाएगा, है ना। एग्जाम्पल्स ऑफ टीथ। चलिए अब आपको हम टीथ का जो एग्जाम्पल बताएंगे वो सिर्फ आपको वर्टिब्रेट में बताएंगे, क्योंकि हमारा एग्जाम सिर्फ वर्टिब्रेट पे ही फोकस करता है बार बार, है ना। तो याद कीजिए, जब आप एनिमल किंगडम पढ़े होंगे, जो बच्चे नहीं पढ़े आप मेरा देखिएगा वीडियो लेक्चर बताऊंगा मैं। वर्टिब्रेट में टोटल 5 क्लास होते हैं, याद कीजिए। ये देखिए वर्टिब्रेट में याद कीजिए, एक था पहला फिश, याद आया? फिश क्लास याद आया। नेक्स्ट था एम्फीबिया, क्या था? एम्फीबिया। नेक्स्ट था रेप्टाइल्स, क्या था? रेप्टाइल्स। और नेक्स्ट था बर्ड्स, बर्ड्स को हम लोग क्या बोलते थे? एव्स। और नेक्स्ट था मैमल्स, जिसमें हम लोग आते हैं, मैमल्स। आइए एग्जाम्पल बताते हैं, तीनों कैटेगरी के बेसिस पे बताएंगे। चलिए पहला क्या बताए थे? ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, होमोडोंट या तो हेटेरोडोंट। तो इन सारे एग्जाम्पल्स में या तो होमोडोंट या तो हेटेरोडोंट। सुनिएगा, हमारे अंदर हेटेरोडोंट, क्या बोला मैंने? हमारे अंदर हेटेरोडोंट मतलब हमारे अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर के टीथ होंगे, बाकी सब में होमोडोंट, बाकी सब में होमोडोंट। ये लीजिए, बाकी सब में होमोडोंट। चलिए ये तो हुआ ऑन द बेसिस ऑफ क्या? स्ट्रक्चर ऑफ टीथ एग्जांपल। चलिए अगला, ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस इन लाइफ साइकिल। तो सुनिएगा, हमारे अंदर डाइफाइडोंट, हमारे अंदर डाइफाइडोंट। बहुत सारे बच्चे और बोल रहे होंगे सर हमारे में तो बहुत सारे टीथ मोनोफाइडोंट भी मिलते हैं। बिल्कुल मिलते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन आएगा पीएमटी में तो आप आंसर क्या मारेंगे और जनरली हम लोग क्या बोलते हैं। होल्ड कीजिए, बस अभी 2 मिनट के बाद मैं बताऊंगा। हमारे अंदर डाइफाइडोंट, बाकी सब में पॉलीफाइडोंट, बाकी सब में पॉलीफायोडोंट, बाकी सब में पॉलीफायोडोंट। चलिए अगला कैटेगरी क्या था? ऑन द बेसिस ऑफ
ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट ऑफ टीथ विथ जॉ। तो सुनिएगा, हमारे अंदर थीकोडोंट होता है, हमारे अंदर थीकोडोंट, और इन भाई साहब फिश में एक्रोडोंट, फिश में एक्रोडोंट, और बाकी सब में प्लूरोडोंट, बाकी सब में प्लूरोडोंट। कितना सिंपल एग्जांपल याद रखना ना। 5 क्लास है, फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स। पहला कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, हमारे अंदर हेट्रो, बाकी सब में होमो। कितना सिंपल है याद रखना। आइए, ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस इन लाइफ साइकिल, हमारे अंदर डाइफाइडोंट, बाकी सब में पॉलीफाइडोंट, मतलब जीवन में अनेक आएंगे। कितना सिंपल है। आइए इसमें ट्रिक बताते हैं आपको। हमारे अंदर थीकोडोंट, इन भाई साहब में एक्रोडोंट, बाकी सब में जो भी बीच में आए ये सब क्या, प्लूरोडोंट। तो देखिएगा, ये ABCD में अगर मैं बात करूं तो A पहले आता है और T बाद में आता है ना। और इन सारे क्लास में यदि मैं बात करूं तो फिश पहले आ रहा है। देखिए फिश पहले आया, फिश पहले आया, और मैमल्स बाद में आया, है ना। और यहां पर ये टी पहले, टी बाद में, है ना। और ए पहले। एग्जाम्पल याद रखने का ट्रिक बता रहे हैं। अब बाकी ये P क्या आया, बीच में आया, है ना, बीच में पूरा, यहां से लेके यहां तक मानिए P बीच में, है ना। और यहां पे बाकी क्लास क्या है, बीच में, बीच में। चलिए ट्रिक बता रहे हैं ना, सिंपली याद रहेगा। देखिए A पहले आया, T बाद में आया, P बीच में आया। पहले वाला पहले वाली के साथ, देखिए पहले वाला एक्रोडोंट पहले वाली के साथ, फिश क्लास के साथ एग्जाम्पल सेट कर गया। बाद वाला बाद वाली के साथ, बाद में क्या है, थीकोडोंट, टी, बाद वाला बाद वाली के साथ, मैमल्स लास्ट में आया, बाद में आया। बीच में कौन है, P, तो बीच वाला बीच वाली के साथ, ये सब क्लास। ये तो वह ट्रिक याद रखने का जो उसके लिए ट्रिक बताई, सब में सिंपल है। अब सुनिए, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर आप आलसी हैं क्या, यहाँ पर जब आप डॉट डॉट लगाए, यहाँ तक लगाए, तो यहाँ लगाने में क्या दिक्कत था आपको, 3 डॉट आप बचा लिए। तो जो बच्चे होशियार होंगे वो समझ गए होंगे, जो समझ गए वो कमेंट कीजिए। तो क्या समझे आप, क्या मैं यहाँ पर भी डॉट लगा दूँ, कमेंट कीजिए। तो जो बच्चे होशियार हैं, एनिमल किंगडम पढ़े होंगे तो वो समझ गए होंगे मैंने यहाँ पे डॉट क्यों नहीं लगाया बर्ड वाले सामने में। और देखिए ये तीर भी जो मैंने लगाया बीच वाले के साथ, बस रेप्टाइल्स तक ही लगाया, इसमें भी रेप्टाइल्स तक ही लगाया, बर्ड में नहीं आने दिया मैंने। ये इत्तेफाक है या फिर जानबूझ के किया गया है, बताइए कोई कमेंट में। अगर जानबूझ के किया गया तो क्या ये सही है कि गलत है, बताइए कमेंट में। जो बच्चे एनिमल किंगडम पढ़े होंगे वो बताएंगे, जो नहीं पढ़े हैं घबराइए मत, आप पढ़िएगा, बाद में वीडियो लेक्चर देखिएगा। सुनिए, बर्ड में टीथ मिलता ही नहीं, आंसर दीजिए आप, आपके आंसर का रिप्लाई जरूर किया जाएगा। अब हम बता रहे हैं आंसर, बर्ड में टीथ मिलता ही नहीं है। अरे टीथ कहाँ था, जॉ में ना, बर्ड में जॉ ही नहीं होता है। जॉ इज कन्वर्टेड टू बिग, चोंच में, चोंच में कन्वर्ट हो जाती है, उसके अंदर जबड़ा नहीं होता, और उस चोंच में टीथ नहीं होता। तो आप यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यही लिखना था कि इसमें किसी प्रकार का कोई टीथ नहीं होता है। इन बर्ड jaw is converted into beak which is toothless, which is toothless। तो ये हुआ आपका सारा एग्जाम्पल्स ऑफ टीथ। इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये बार बार आते रहता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, इसको आप नोट कीजिए जल्दी से। फिर बताते हैं आपको हम डेंटल फॉर्मूला। चलिए आइए आप इसको नोट कर लीजिएगा एक साथ। अब आपको हम बता रहे हैं डेंटल फॉर्मूला। सुनिए स्टूडेंट, डेंटल फॉर्मूला में ये नहीं कि हम वो एक्स साइन थीटा ये सब कुछ नहीं है। डेंटल फॉर्मूला में हम लोग, अच्छा सुनिए, हमारे पास 2 जॉ है ना, अपर जॉ और लोअर जॉ। हम ना जॉ को हाफ सेगमेंट में डिवाइड करते हैं, मतलब हाफ सेट मानते हैं। ये पूरा जॉ, उसका हाफ सेट इधर है और उसका हाफ सेट इधर है। जब ये भी पूरा जाओ हाफ टीथ के बेसिस पर सेट बोल रहे हैं, सेट
हाफ सेट इधर है और हाफ सेट इधर है। अरे सेट क्या, सेट कब बोलते हैं? जब सेम टाइप का कोई ये हो, सेम टाइप का कोई अरेंजमेंट हो। वो देखिए बचपन में मम्मी लोग का जो चूड़ी वाला होता था डब्बा, याद कीजिए, है ना, ऐसा गोल वाला होता था ना, खोलते थे तो एकदम 10 गो चूड़ी इधर 10 गो चूड़ी इधर, देख याद आ गया? तो क्या बोलते थे? 2 सेट चूड़ी है ना। तो 2 सेट कैसे बोलते थे कि एक इधर है एक इधर है, 2 सेट बोलते थे तो आप गलत बोलते थे। वो सेट एक ही था जिसमें 10 चूड़ी था, अब वो उसका फिर सेम कॉपी नंबर इधर था, तो उस डब्बे को मिला के अपने एक सेट बोलते थे। तो देखिएगा इधर एक सेट मानते हैं हम लोग टीथ, ये सेम स्ट्रक्चर इधर भी है, तो हम जाओ एक ही माने इसको। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे जाओ 2 को मान लीजिएगा, नहीं, जाओ एक ही, डब्बा एक ही ना था जी, डब्बा तो एक ही ना था चूड़ी वाला, उसमें चूड़ी एक इधर राइट हैंड का एक इधर लेफ्ट हैंड का, 10 10 20, उस डब्बे को आप एक ही डब्बा में बोलते थे। तो ये देखिए पूरा एक ही जाओ, और उसमें अगर हम टीथ का सेट बोलेंगे, हाफ सेट इधर है और हाफ सेट इधर है ना, तो वैसे ही नीचे भी है। तो हम हाफ सेट के लिए जो जाओ का है, इसका जो हाफ सेट इधर है, इसके लिए लिखते हैं डेंटल फार्मूला। और बताइए अगर हम हाफ सेट के लिए जाओ के हाफ सेट के लिए लिखे क्या डेंटल फार्मूला, तो इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा ऊपर वाला हो जाएगा ना, हाफ है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर वाला पूरा हो गया ना, और सेम नीचे में भी लिख देंगे और उसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बताइए नीचे वाला का भी पूरा हो जाएगा ना, समझ गए ना? आइए लिख के दिखाते हैं आपको। देखिए ये ऊपर में पहले आपको हम दांत बताते हैं। देखिए इंसीजर है, फिर कैनाइन है, फिर प्रीमोलर है, फिर मोलर है। तो देखिएगा हम आपको डेंटल फार्मूला जो लिख रहे हैं, है ना, डेंटल फार्मूला, पहले इंसीजर है ना, बताइए यहाँ इंसीजर ऊपर में है हथौड़ा शेप का, सॉरी चीजर शेप का, छेनी शेप का, नीचे में भी है, तो इंसीजर नीचे में भी होगा ना। चलिए नेक्स्ट आइए, फिर कैनाइन है, ये देखिए ऊपर में भी है और नीचे में भी है, तो कैनाइन ऊपर में भी होगा नीचे में भी होगा। फिर आइए प्रीमोलर, ये देखिए प्रीमोलर ऊपर में भी है और नीचे में भी है, ये रहा प्रीमोलर, ऊपर में भी नीचे में भी। फिर आइए लास्ट में, यहाँ सबसे लास्ट में जो आपको नहीं दिख पाएगा अंदर में, मोलर ऊपर में भी मोलर नीचे में भी। इसको अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका कंप्लीट सेट हो गया डेंटल फार्मूला। क्योंकि देखिए ये जितना ऊपर में उधर है उतना ही नीचे में भी यहाँ है, तो इस हाफ सेट के लिए पूरा हो गया ना। और अगर आप उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो इधर वाला भी पूरा हो गया ना। बहुत सारे बच्चे अपना कलाकारी दिखाएंगे जिनको गणित थोड़ा सा अधिक आता होगा, वो क्या करेंगे, बोलेंगे सर आई 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 कट गया, सी सी कट गया, है ना, पी एम कट गया, एम एम कट गया, 2 बच गया, डेंटल फार्मूला 2, वैल्यू 2 होता है। पहचाने खुद को, ये बायोलॉजी है, यहाँ मैथमेटिक्स नहीं चल रहा है कि आप काट पीट दीजिएगा, यहाँ रियलिस्टिक डाटा आता है ना, यहाँ काटिए पीटिएगा नहीं। चलिए अब आपको इसका हम वैल्यू बताते हैं। सुनिए इसका जो वैल्यू है ना टीथ का, अलग अलग एज के पर्सन में अलग अलग। आपको पहले हम बताते हैं 18+, जिसको आप बोलते हैं एडल्ट। एडल्ट में, एडल्ट इंडिविजुअल में मतलब आफ्टर 18, उसमें डेंटल फार्मूला का जब आप डाटा पुट कीजिएगा तो एडल्ट्स में इंसीजर होता है 2 ऊपर हुआ तो 2 नीचे भी हुआ। लिखिए देखिए जस्ट नीचे लिख रहे हैं, देखिए इंसीजर 2 ऊपर में भी है और 2 नीचे में भी है। अब आए कैनाइंस, देखिए कैनाइन आपको एक ही दिखेगा, एडल्ट 18+, हम लोग 18+ में आ रहे हैं, देखिए एक दिखा एक नीचे, इसका मतलब इंसीजर एक ऊपर और एक नीचे है। आइए प्रीमोलर, प्रीमोलर भी 2, तो 2 ऊपर और 2 नीचे, 2 ऊपर 2 नीचे। आए मोलर, ये 3 होता है, 3 ऊपर और 3 नीचे। तो बताइए इतना को आप काट पीट मत दीजिएगा, गणित का कलाकारी हम मत दिखाइए, हम फिर समझा रहे हैं आपको। ये लीजिए 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे इस पूरे को काट के फिर से बोलेंगे सर कोई भी एज का पर्सन हो वैल्यू तो 2 आएगा, गणित कहता है। यहाँ गणित नहीं चलता है, बायो का गणित है ये, यहाँ कटता पिटता नहीं है। आपका मैथमेटिक्स में याद कीजिए 1 + 1 कितना होता है, 2 होता है। बायो 1 + 1 2 नहीं होता, मर्जी भी डिपेंड करता है। ये आपको बता रहे इधर, यहाँ पे 2 ऊपर 2 नीचे, तो बताइए अगर 2 ऊपर 2 नीचे इस साइड हुआ तो इधर भी होगा कि नहीं, तब 2 से मल्टीप्लाई होगा। 2 सबके लिए कॉमन मल्टीप्लाई किया गया है।
तो इसका मतलब अगर आप इंसीजर का नंबर बताइएगा, आइए आपको हम सबका नंबर भी लिख देते हैं, है ना। इंसीजर का नंबर, चलिए 18 प्लस वाले में इंसीजर कितना हुआ, कैनाइन कितना हुआ, प्री मोलर कितना हुआ और मोलर कितना हुआ, आइए फॉर्मूला से बता देते हैं। चलिए चलिए इंसीजर यदि 2 यहां पर है तो 2 इधर भी है, तो सेम इधर भी तो होगा ना यहां पे, तो 2 2 4, तो 4 दूना 8, 4 इंटू 2 8 ना हो जाएगा। तो बताइए इंसीजर कितना हो गया टोटल 8। ये 18 प्लस वाले एज वाले लोगों में बात हो रही है। चलिए आइए अगला केनाइन। चलिए केनाइन का एक इधर है और एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे इधर, तो इधर 2 हो गया, तो 2 इधर भी तो होगा ना, तो 2 2 4 हो गया, तो केनाइन कितना हो गया 4। आइए प्रीमोलर, प्रीमोलर कितना है 2, तो 2 इधर है ना ऊपर में, तो 2 नीचे में भी होगा, तो 2 2 कितना हुआ 4 हुआ ना, 4 इधर है तो 4 इधर भी तो होगा, तो 4 इंटू 2 कितना हो गया 8, यानी कि प्रीमोलर 8। अब देखिए मोलर कै गो है 3 गो है, तो अगर मान लीजिए 3 गो मोलर है, ये देखिए अगर मान लीजिए 3 गो मोलर है तो इसको आप फर्स्ट नहीं बोल दीजिएगा, फर्स्ट मोलर, सेकेंड मोलर, थर्ड मोलर, है ना, नहीं बोलिएगा। तो 3 मोलर ऊपर इधर, ऊपर में इधर, तो 3 को तो नीचे में भी होगा, तो 3 3 कितना हुआ 6 हुआ ना, तो 6 इधर हुआ, तो 6 इधर भी तो होगा, और 6 इंटू 2 कितना हो गया 12 हो गया, यानी कि मोलर कितना हो गया 12। आप इस टोटल को जोड़िए और बताइए एडल्ट में कितना दांत हो गया। 8 4 12, 12 12 24, और 24 और 8 32, बोलते हैं ना 32 ही तोड़ देंगे, ये देखिए ये 32। यहां गणित मत लगा दीजिए कि काट पीट दिए बोले 2 दांत है, 3 का क्या वैल्यू है, 3 अशुभ होता है, 2 शुभ होता है ना, ऐसा नहीं बोलिएगा। आइए ये तो भाई 18 प्लस वाले लोगों में। अब आइए बिलो 18, है ना, बिलो 18 मतलब अप्रोक्सीमेटली 70 ईयर्स एज, 70 ईयर्स एज वाले लोगों में हम बता रहे हैं, है ना, पर्सन, वो पर्सन जिसमें 17 ईयर्स एज है, उसमें क्या है, बस ये जो अभी मैंने बताया ना 3 मोलर होता है एडल्ट में, बस उसमें लास्ट मोलर नहीं आया है, लास्ट मोलर नहीं आया है। तो बताइए आप उसमें डेंटल फॉर्मूला क्या लिखिएगा, सिर्फ क्या बोला मैंने, लास्ट मोलर नहीं आया, बाकी सब सेम है एज इट इज, तो क्या बोलिएगा यहां 2 2 1 1 2 2, लास्ट मोलर नहीं आया तो ऊपर में कितना 2 मोलर होगा और 2 नीचे होगा, तो बताइए 2 2, और इस सबको क्या कीजिएगा आप मल्टीप्लाई 2। आइए सबका नंबर भी बता देते हैं, आइए इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। चलिए आप ही बताइए, इसमें इंसीजर है तो 2 ऊपर है 2 नीचे, 2 2 कितना हुआ 4 हुआ, 4 इंटू 2 इधर भी होगा 8 हो गया, सॉरी इसमें 8, इंसीजर 8, केनाइन सेम है 1 1 2, 2 इंटू 2 4, प्रीमोलर सेम है 2 2 4, तो 4 दूना 8 सेम है, बस मोलर में डिफरेंस आ गया, मोलर में डिफरेंस आ गया। मोलर हमारे एडल्ट में कितना है 3 है, एक इधर ऊपर वाले सेट में, नीचे भी 3, मगर 18 प्लस से नीचे 17 ईयर्स एज के आसपास वाले 15 से 17 ईयर्स एज वाले लोगों में, उनमें कितना है मोलर 2 ही है, तो 2 ऊपर 2 नीचे 4 हुआ, 4 दूना 8, यानी कि इसमें मोलर कितना होगा 8 होगा। बोलिए क्लियर है। अब आइए चाइल्ड में, किसमें चाइल्ड में, अगर हम चाइल्ड की बात करेंगे तो चाइल्ड में क्या है, चाइल्ड मतलब क्या अप्रोक्सीमेटली 10 ईयर्स एज। देखिए बोर्ड नहीं दिख रहा होगा आपको, तो इसके लिए अब हम क्या कर रहे हैं और थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं, इतना नोट कीजिए, फिर आपको हम चाइल्ड का भी बताते हैं, जल्दी से नोट कीजिए, इतना जल्दी से नोट कीजिए। नोट कर लिए इसको। चलिए ये वाला मीट आते हैं आपका एग्जाम्पल में आपको ट्रिक बताए हैं
ट्रिक को ध्यान में रखिएगा और बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पिछले बार भी नीट में सवाल इस एग्जाम्पल से आया है और ये पिछले 3-4 बार से एग्जाम में आता ही रहा है। तो आप ये एग्जाम्पल्स को ट्रिक से याद रखिएगा, एग्जाम में इस बार भी आने की प्रोबेबिलिटी है। और डेंटल फार्मूला रटना नहीं है। देखिए एक होगा, आप याद रखें ना 18+ का, बस आपको सब याद रहेगा। देखिए 18+ में आपको बताए, अब बता रहे हैं आपको चाइल्ड में, चाइल्डहुड में, है ना, यानी कि समझे ना अप्रॉक्सीमेटली 10 ईयर्स एज। और क्या, चलिए आइए, इसमें डेंटल फॉर्मूला आपको बता रहे हैं क्या है। इसमें जो आपको मैंने बताया, इसमें भी थर्ड मोलर नहीं होगा, इसमें भी थर्ड मोलर नहीं होगा, और इसमें केनाइन एक भी नहीं होगा। सॉरी, इसमें प्री मोलर एक भी नहीं होगा। तो बताइए, इसका मतलब इंसीजर और केनाइन सेम ही होगा ना। इंसीजर कितना होता है, 2 होता है, 2 ऊपर 2 नीचे। केनाइन कितना होता है, 1 होता है, 1 ऊपर 1 नीचे। क्या बोला मैंने, प्रीमोलर एक भी नहीं है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, अंडा, 0। अच्छा, मोलर में मैंने क्या बोला, थर्ड मोलर नहीं है, 2 मोलर है ना जी, फर्स्ट एंड सेकेंड वाला, तो आप 2 लिखिएगा ना, 2 इंटू 2। अब आइए, आप इसके अंदर अब टोटल काउंटिंग बताइए, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और देन मोलर। बताइए क्या बताइएगा आप, बताइए। चलिए, इंसीजर अगर यहां से इंसीजर चाहिए, 2 ऊपर 2 नीचे, 2 इधर 2 नीचे, तो 4 व 4 इधर, सॉरी 4 2 2 4, हाँ 4 दूनी 8 हुआ ना, ठीक है। केनाइन 1 यहाँ 1 यहाँ, 2 हुआ, 2 इधर 2 इधर, तो 4 हुआ। प्रीमोलर है ही नहीं, अंडा, बच्चा है अभी, वो नहीं है प्रीमोलर। अरे वो बच्चा है, वो दूध पी रहा है, अच्छे से फूड खा भी नहीं रहा है, उसको क्या उठना चाहिए, ठीक है। मोलर, 2 दांत आ गया है मोलर का, ठीक है, छोटा सा 2 दांत मोलर का आ गया, धीरे धीरे ग्रो करेगा। तो मोलर का 2 आ गया है, तो बताइए 2 लिखिएगा, 2 इधर 2 इधर, 4 हुआ, 4 इधर 4 इधर, 8 हुआ। टोटल जोड़िए, बच्चे में कितना दांत हो गया, 8 8 16 4 20, बच्चे में 20 दांत। तो जब बच्चा को डराइएगा तो उसको मत बोलिएगा 32 ही तोड़ देंगे, उसको बोलिएगा तुम्हारा 20 ही तोड़ देंगे, है ना, 20। अच्छा आइए, ये जो बिलो 18 था, जो 17 ईयर्स एज के आसपास था, उसमें दांत जोड़िएगा टोटल, तो 8 8 24 और 4 28। तो आप 17 ईयर्स के एज के आसपास के लोगों को धमकी दीजिएगा, उसको ये मत बोलेगा 32 ही तोड़ देंगे, 32 उसमें आइए नहीं, तोड़िएगा क्या, आप फ्लॉप हो जाएगा। उसको बोलिएगा तुम्हारा 28 तोड़ देंगे, क्योंकि उसमें कितना दांत है, 28 है। समझ में आ गया। तो ये वो आपका टीथ का डेंटल फॉर्मूला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कीजिए अच्छे से, ठीक है। अब आइए, आपको कुछ वर्ड बता रहे हैं, मोनोफायोडोंट एंड डाइफायोडोंट। ह्यूमन में मोनोफायोडोंट प्लस डाइफायोडोंट प्लस डाइफायोडोंट टीथ। सुनिए ना, एक बात बताते हैं, मोनोफायोडोंट, चलिए आइए, मोनोफायोडोंट आप ये ऑल प्रीमोलर प्लस लास्ट मोलर, क्या बोला मैंने, ऑल प्रीमोलर प्लस लास्ट मोलर आर मोनोफायोडोंट टीथ। तो बताइए, मैं 18+ में यदि आपसे पूछूंगा कि मोनोफायोडोंट टीथ कितना होगा, चलिए कोई बच्चा आंसर बताइए कमेंट में। इसका आंसर बताने से पहले आप कोई बच्चा पहला क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि ऑल मोलर कितना है हमारे अंदर, 18+ वाले लोगों में मैं पूछ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 कि ऑल मोलर कितना है। क्वेश्चन नंबर 2 कि लास्ट मोलर कितना है, लास्ट मोलर कितना है, क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 3 कि मोनोफायोडोंट टीथ कितना है, 18+ वाले में पूछ रहा हूं मैं। बताइए, कमेंट में बताइए आंसर, आपके आंसर का रिप्लाई जरूर किया जाएगा। अगर आप कुछ मिस्टेक कीजिएगा तो मैं समझ जाऊंगा कि आप कहां मिस कर रहे हैं, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कैसे पढ़ें। कमेंट में आंसर दीजिए। मोनोफायोडोंट कौन कौन होता है, ऑल प्रीमोलर प्लस लास्ट मोलर। तो पहले मुझे यह बताइए कि ऑल प्रीमोलर कितना होगा 18+ में, और लास्ट मोलर कितना होगा 18+ में, 18+ एज में। बताइए बताइए, ब्रेन लगाइए अपना। चलिए आप आंसर दीजिए, आपके आंसर का रिप्लाई करेंगे, मैं आंसर बता रहा हूं। ऑल प्रीमोलर पूछा है 18+ में ना, तो 18+ का फॉर्मूला ये रहा,
देख लीजिए। तो ऑल प्रीमोलर सब जोड़िए, तो प्रीमोलर यहां पर 2 है, 2 2 4, 4 इधर और 4 इधर, तो बताइए ऑल प्रीमोलर टोटल 8 हो गया ना। बच्चे ध्यान दीजिए, बच्चा यहां क्या मिस्टेक करता है। आपसे पूछा है लास्ट मोलर, यार मोलर टीथ कितने होते हैं, मोलर 3 होते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, थर्ड वाला लास्ट हुआ ना, लास्ट वाले को मोनोफाइडोंट बोलते हैं, ये दोनों डाइफाइडोंट है स्टूडेंट, ये वाला सिर्फ क्या है मोनोफाइडोंट। अगर आप लास्ट वाला काउंट कीजिएगा तो 3 काउंट क्यों कर रहे हैं आप 1 काउंट कीजिए ना, लास्ट वाला एक ही ना होगा जी, 1 2 3, पहले वाला बीच वाला अंतिम वाला, तो अंतिम वाला तो एक ही गुना आदमी है जी, तो एक ही गुना काउंटिंग कीजिएगा। तो 1 इधर हुआ अंतिम वाला ऊपर में, 1 नीचे में, तो 2 अंतिम वाला मोलर इधर हुआ और 2 इधर, तो टोटल लास्ट मोलर 4 होगा स्टूडेंट, 4 होगा। और 8 और 4 कितना होता है 12, मतलब ह्यूमन में मोनोफाइडोंट कितना हो गया 12, 18 प्लस एज में बोल रहा हूं मैं। तो बताइए 32 में से 12 कितना हो गया मोनोफाइडोंट, बाकी सब बचे 20 क्या हो गया डाइफाइडोंट। नाम मैं अलग से बताऊंगा क्या, जब ये बता दिया ऑल प्री मोलर प्लस लास्ट मोलर, तो बाकी समझ लीजिए ऑल इंसीजर, ऑल कैनाइंस और फर्स्ट एंड सेकेंड मोलर आर डाइफाइडोंट टीथ। आप तो बस ये याद कीजिए मोनोफाइडोंट कौन है, डाइफाइडोंट अपने आप याद रह जाएगा। तो बताइए मेजोरिटी क्या है हमारे अंदर डाइफाइडोंट ना, इसीलिए एग्जांपल में हम कॉमनली क्या बोल दिए थे डाइफाइडोंट। अगर ऑप्शन में बहुत रहा तो आप बहुत मारेंगे, एक चूज करना तो आप डाइफाइडोंट मारेंगे क्योंकि मेजोरिटी हमारे में वही है। क्लियर, सुनिएगा, ये जो लास्ट मोलर की मैं बात कर रहा हूं इसी को विजडम टूथ भी कहते हैं। क्या बोलते हैं विजडम टूथ, मतलब इसको बोलते हैं हम लोग अक्ल चौवा, सुने होंगे। ऐसा माना जाता है कि 18 ईयर्स के आसपास आ जाता है तो लोगों को 18 ईयर्स के बाद अकल आ जाता है, सही गलत पहचानने में वो सक्षम रहते हैं, तो उसको बोलते हैं अकल चौवा। तो अगर आपसे कभी पूछ लेते हैं कि विजडम टूथ कितना होता है, विजडम टूथ किसको बोल रहे हैं, लास्ट मोलर को ही ना बोल रहे हैं। तो लास्ट मोलर अभी बताए ना 4 ही होता है, तो वो हो गया विजडम टूथ का नंबर। दिस इज ऑल कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट टीथ। इससे ज्यादा आपको पीएमटी लेवल पे नहीं जानना है, इससे बाहर वो सवाल नहीं पूछेगा, इसको नोट कीजिए। फिर हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारा बक्कल कैविटी समाप्त हो गया है स्टूडेंट, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं ऑसोफेगस की तरफ, इसको नोट कीजिए। हाँ भाई बच्चों, तो अब तक हमने क्या देखा, बक्कल कैविटी हमने डिटेल में देख लिया। याद कीजिए बक्कल कैविटी मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि उसका रूफ देखेंगे हम, रूफ देख लिए पैलेट, उसका फ्लोर देख लिए हम टंग, और जो साइड से वॉल बना रही थी उस कैविटी की कौन, टीथ। तो टीथ का हम स्ट्रक्चर भी देख लिया और क्लासिफिकेशन भी देख लिए। स्टूडेंट्स टीथ का क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल आने का पूरा चांस रहता है, ठीक है। अब आइए हम लोग एलिमेंट्री कैनाल में अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स। आपको पता है अगला सेगमेंट कौन सा है, ऑसोफेगस, और उसके बाद फिर क्या है स्टोमक। इन दोनों सेगमेंट को हम एक साथ स्टडी करते हैं एक सिंगल डायग्राम में। तो आइए आपको हम डायग्राम बनाकर रखे हुए, समझिए इस डायग्राम को, है ना। कोई बच्चा साथ साथ डायग्राम बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करेगा, लास्ट में टाइम देंगे हम आपको डायग्राम बनाने का, और साथ साथ आपको बोर्ड वर्क का पीडीएफ मिलता है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में, आप वहां से बाद में आराम से बनाइए, पहले समझिए, है ना, साथ साथ बनाने में टाइम वेस्ट मत कीजिए। आइए ये देखिए, ये हमारा बक्कल कैविटी था। एक बार फिर से देखिए, बक्कल कैविटी का पहला जो पार्ट था ओपनिंग, वो तो था एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट पार्ट जो माउथ कहला रहा था, है ना, माउथ जो स्लिट लाइक अपर्चर था, उसके अंदर क्या था हमारा बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी का रूफ, पैलेट, फ्लोर, टंग और साइड से टीथ। उसके अंदर जब गए थे, याद कीजिए वो डायग्राम जो बताए थे आपको, रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम का कॉमन डायग्राम जो बताए थे रिप्रेजेंटेशन, उसमें आपको हम क्या दिखाए थे कि जो सॉफ्ट पैलेट किस रीजन में था, फेरेंजियल रीजन में। याद कीजिए वो डायग्राम, सॉफ्ट पैलेट फेरेंजियल रीजन में था, और यूबुला के ऊपर वाला पूरा मोहल्ला क्या कहला रहा था, नेजोफेरिंक्स, और यूबुला के नीचे वाला पूरा मोहल्ला क्या कहला रहा था, ओरोफेरिंक्स। ओरोफेरिंक्स में बक्कल कैविटी से फूड आ रही थी, और नेजोफेरिंक्स में इंटरनल नोस्ट्रिल से क्या आ रहा था, एयर। और नेजोफेरिंक्स ओरोफेरिंक्स को हम कॉमन मिलाकर क्या बोल रहे थे, फेरिंक्स। तो यहां पे बस मैंने सिंपली रिप्रेजेंट कर दिया फेरिंक्स, क्योंकि याद कीजिए स्टूडेंट, उस डायग्राम में आपको हम इससे पहले का सारा पार्ट बताए थे, अब हम देख रहे हैं इसके बाद का सारा पार्ट।
और कल जो हम अगले लेक्चर में डायग्राम देखेंगे, इसके बाद का सारा डायग्राम देखेंगे, तो हम 3 सेगमेंट में 3 डायग्राम में अलग अलग पूरा एलिमेंट्री कैनाल देख लेंगे। चलिए आइए, ये फेरिंग्स आपको पता है, फेरिंग्स में यहाँ ऊपर में होगा नेजोफेरिंग्स और यहाँ पर होगा ओरोफेरिंग्स। और आपको पता है कि नेजोफेरिंग्स से फूड नहीं आती है, उससे तो एयर आता है। हम तो पढ़ रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, तो ओरोफेरिंग्स से आया होगा फूड। ओरोफेरिंग्स में कहां से आया होगा? बक्कल कैविटी से आया होगा, नो डाउट। ओके, वो फूड आया कहां? ओरोफेरिंग्स के पास। अब वो फूड आएगी गलट के पास और गलट से गिर जाएगी नीचे एक लंबा सा पाइप। याद कीजिए, बताए थे 2 डायरेक्शन, एक हमारे बॉडी के वेंट्रल साइड पे यहां पर नेक रीजन में पाइप है, वो था ट्रेकिया वेंट्रल साइड में, और उसके जस्ट पीछे क्या है स्टूडेंट? ऑसोफेगस, फूड पाइप। याद कीजिए, फूड पाइप की ओपनिंग को क्या कहते थे हम लोग? गलेट। पता है स्टूडेंट्स, ये ऑसोफेगस कहां से कहां तक गई है? एक लंबी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है स्टूडेंट, से ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है ये। ओरोफेरिंक्स के नीचे से एक्सटेंड हुई नेक को, थोरैक्स को। देखिएगा, आपको मैं बायोलॉजी में 2 कैविटी बताता हूं, एक है थोरेसिक कैविटी और एक है एब्डोमिनल कैविटी। ये देखिए, यहां पे मेरा डायफ्राम होगा, इसके नीचे जो भी कैविटी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एब्डोमिनल कैविटी। और डायफ्राम के ऊपर ये जो पूरा कैविटी है हमारा, इस कैविटी को हम लोग क्या बोलते हैं? थोरेसिक कैविटी। देखिएगा ओसोफेगस कहां से कहां तक एक्सटेंड की है। ओरोफेरिंक्स यहाँ पे था नहीं, इस वाले इलाका में, यहां से वो पाइप इस ट्रेकिया के पीछे से चलना स्टार्ट हुआ, आ रहा है, नेक पूरा क्रॉस किया। चलिए आइए, ये पूरा चेस्ट रीजन है, थोरैक्स मतलब बोलिए, थोरैक्स पूरा पास किया। उसके बाद यहां आया डायफ्राम, डायफ्राम को वो पाइप क्रॉस कर गया, छेद करके आगे नीचे क्रॉस कर गया। अच्छा बताइए, डायफ्राम के नीचे क्या हमारा, अभी आपको बताया ना, डायफ्राम के नीचे क्या होता है? एब्डोमिनल कैविटी। अच्छा, उससे पहले फिर आपको बायोलॉजी में 2 डायरेक्शन बताते हैं, सुनिए। फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले को तो उतना नहीं पता, फिजिक्स वाले बोर्ड पर इस साइड को बोलते हैं राइट और इधर को बोलते हैं लेफ्ट, लेकिन हम लोग इस साइड को बोलेंगे लेफ्ट और इस साइड को बोलेंगे राइट। बायोलॉजी में डायरेक्शन नहीं चलता है, क्योंकि देखिए एक्चुअल में डायरेक्शन तो हमारा ही सही है, फिजिक्स केमिस्ट्री वाले पता नहीं कैसे लेते हैं। हम लोग बोर्ड पर एक्चुअल डायरेक्शन लिखते हैं, क्योंकि आप बायोलॉजी में जो डायग्राम बनाते हैं वो तो एक्चुअल डायग्राम ना बनाए हैं जो होता है इंसान के अंदर। तो ये डायग्राम जो आप बनाए, ऐसा थोड़ी है कि आप इधर से घूमे हैं तो डायग्राम इधर से निकाल के यहां पे चिपका दिए। मैं ऐसे हूं अगर, तो मेरा जो भी डायग्राम बनेगा बोर्ड पर, यहां से सेगमेंट निकलेगा और पीछे बनेगा। तो ध्यान रखिएगा, इस पोजीशन में जो मैं हूं, तो मेरा ये कौन सा डायरेक्शन हुआ? अभी बताइए, ये कौन सा हैंड होता है? राइट हैंड। और ये कौन सा हैंड होता है? लेफ्ट हैंड। तो ये जो मेरा डायग्राम है, ये मेरा करेक्ट डायरेक्शन होगा, यानी कि बायोलॉजी में इस साइड क्या होगा? ये कौन सा हैंड है? राइट हैंड। इस साइड राइट लिखेंगे हम लोग, इस साइड हम लोग राइट लिखे हैं, और इस साइड कौन सा हैंड है? लेफ्ट हैंड। तो ये कौन सा डायरेक्शन होगा? लेफ्ट। ये हमेशा याद रखिएगा, हार्ट में भी ये बात आता है। फिजिक्स केमिस्ट्री वाले उल्टा चलते हैं, स्पेशली फिजिक्स वाले उधर राइट मानते हैं, उनका अपना लॉजिक है, हम लोग एक्चुअल डायरेक्शन पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आइए, आपको हम बता रहे थे ओसोफेगस एक लंबा पाइप है, कहां से चला था? ओरोफेरिंक्स। नेक को पूरा पास किया, थोरैक्स को पूरा पास किया, उसके बाद डायफ्राम को क्रॉस करके नीचे आया, उसके बाद वो स्टमक में खुल गया। स्टमक तो देखेंगे, मतलब ये लंबा पाइप कहां से चला? ओरोफेरिंक्स से। कहां तक एक्सटेंड किया? स्टमक तक। बीच में किसको किसको क्रॉस किया? नेक, थोरैक्स और डायफ्राम को क्रॉस कर गया। तो आपको नहीं लगता ये स्टूडेंट्स कि ये फेरिंग्स और स्टमक को कनेक्ट करने वाली पाइप है? बोलिए, सही बात है कि नहीं? यहाँ पे फेरिंग्स है और यहाँ पे स्टमक है, उस दोनों को कनेक्ट करने वाली पाइप कौन है? फूड पाइप, ओसोफेगस। तो देखिए इसका पहला ही पॉइंट है, इट इज लॉन्ग स्ट्रेट है, कोई कर्व्ड नहीं है। लॉन्ग स्ट्रेट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम फेरिंग्स टू स्टमक बाय पासिंग फ्रॉम नेक, थोरैक्स एंड क्रॉसेस द डायफ्राम। इट कनेक्ट्स द फेरिंग्स एंड स्टमक। ओके, अब सुनिए अगला पॉइंट्स। आपको हम अगले से अगले लेक्चर में बताएंगे हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल के टिश्यू के बारे में बताएंगे स्टूडेंट। उसमें आपको बताएंगे एलिमेंट्री कैनाल के सबसे बाहर का जो वॉल होता है वो होता है सीरोसा। कौन? सीरोसा। मगर पता है स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट बात है कि ओसोफेगस में आउटर मोस्ट लेयर सीरोसा नहीं होती है, यहां पर आउटर मोस्ट लेयर होती है ट्यूनिका एडवेंटिशिया।
कौन? ये जो रेड वाली आपको दिख रही है ये आउटर लेयर, ट्यूनिका एडवेंटिशिया। तो अगला पॉइंट है इट्स आउटर लेयर इज ट्यूनिका एडवेंटिशिया नॉट सिरोसा, जबकि पूरी एलिमेंट्री कैनाल में आउटर लेयर कौन होगी? सिरोसा, लेकिन ओसोफेगस में ट्यूनिका एडवेंटिशिया। सुनिएगा, आपको मोस्टली एलिमेंट्री कैनाल में हर जगह इनवॉलंटरी मसल्स मिलेगा, है ना, स्मूथ मसल्स, मगर ओसोफेगस वाले सेगमेंट में वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी दोनों सेगमेंट मिलता है। वॉलंटरी भी होता है यहां पर और इनवॉलंटरी भी होता है। और पता है स्टूडेंट्स, इन दोनों मसल्स में जो कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उससे जो मूवमेंट होता है कुछ इस प्रकार का, मान लीजिए पाइप है ना, ये पाइप ओसोफेगस, इसमें ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्शन होगा और इस कॉन्ट्रैक्शन से जो मसल्स में मूवमेंट होगा उस मूवमेंट को बोला जाता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पूरे एलिमेंट्री कैनाल में होता है मूवमेंट, ऐसा ऐसा कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, इससे जो मूवमेंट होता है उसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। और ये मूवमेंट इस प्रकार से होता है कि फूड एलिमेंट्री कैनाल में ऊपर से नीचे की तरफ आता है। तो बताइए, ओसोफेगस में भी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रहा होगा ना, तो फूड किधर की तरफ आएगा? डाउनवर्ड्स, मींस स्टमक की तरफ। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इट हैज बोथ वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी मसल्स व्हिच शोज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट which pushes the food downward, that is towards the stomach. नेक्स्ट पॉइंट बताता हूं स्टूडेंट्स आपको, एकलौता आपकी ऐसी सेगमेंट एलिमेंट्री कैनाल की ओसोफेगस है जिसमें एक भी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स नहीं है स्टूडेंट। और अगर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स नहीं है, आपको पता होना चाहिए, आपको आगे से बताएंगे हम कि डाइजेस्टिव ग्लैंड ही एंजाइम सिक्रीट करती है, डाइजेस्टिव एंजाइम, और वही डाइजेस्टिव एंजाइम फूड का डाइजेशन कराता है स्टूडेंट। लेकिन ओसोफेगस वाले सेगमेंट में एक भी डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं है स्टूडेंट। अगर डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं है इसका मतलब ओसोफेगस में कोई डाइजेस्टिव एंजाइम भी नहीं होगा स्टूडेंट। और अगर कोई डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं होगा तो ओसोफेगस वाले सेगमेंट के अंदर नो डाइजेशन, और अगर डाइजेशन नहीं होगा तो नो एब्जॉर्प्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, ये देखिए, इट हैव नो एनी डाइजेस्टिव ग्लैंड, सो नो एनी डाइजेस्टिव एंजाइम। डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं तो एंजाइम कहां से आएगा ओसोफेगस के अंदर? सो नो डाइजेशन, नो एब्जॉर्प्शन इन ओसोफेगस। तो ये क्या हुआ आपका स्टूडेंट्स? ओसोफेगस। बताइए, ओसोफेगस स्टमक में खुलता है या फेरिंक्स में खुलता है? कोई बच्चा आंसर लिखिए कमेंट में। ओसोफेगस किस में खुलता है, स्टमक में या फेरिंक्स में? बताइए कोई बच्चा आंसर कमेंट में बताइए, आपके आंसर का रिप्लाई जरूर किया जाएगा। बताइए, ओसोफेगस ओपन्स इनटू स्टमक और फेरिंक्स? सुनिए आंसर, यहां पर थोड़ी कॉन्ट्राडिक्शन हुई है एनसीईआरटी के साथ। एनसीईआरटी ने क्या लिख दिया कि एयर पाइप ट्रेकिया एंड फूड पाइप ओसोफेगस ओपन्स इनटू फेरिंक्स। ये लाइन गलत नहीं है स्टूडेंट। एक बात बताइएगा, ट्रेकिया ऊपर की तरफ नो डाउट फेरिंक्स में खुल रहा था, नेजोफेरिंक्स की तरफ जा रहा था, और ओसोफेगस ऊपर की तरफ किस में खुल रहा था? ओरोफेरिंक्स में। तो इसकी जो ऊपर वाली ओपनिंग है फेरिंक्स में खुल रही है, कोई डाउट नहीं है यार, ओपनिंग ही तो है। और वो ओसोफेगस नीचे की तरफ स्टमक में खुल रहा है, और वो ट्रेकिया जो था रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ाएंगे वो नीचे की तरफ आगे एक्सटेंड करता है लंग्स की तरफ। तो अगर एनसीईआरटी ने ये स्टेटमेंट लिख दिया है कि ओसोफेगस एंड ट्रेकिया ओपन इनटू फेरिंक्स, तो वो लाइन गलत नहीं है स्टूडेंट। एनसीईआरटी में जहां जहां गलत है वो मैं आपको करेक्शन कराऊंगा, लेकिन हर लाइन गलत नहीं बोल सकते हैं आप। तो ये लाइन सही है कि ओसोफेगस एंड ट्रेकिया ओपन इनटू फेरिंक्स, क्योंकि उसका अपर पार्ट तो फेरिंक्स में ही खुल रहा है ना। हाँ, ये अगर स्पेसिफाई करके पूछ ले कि लोअर पार्ट किस में खुल रहा है तो आप बोलेंगे स्टमक। इतना बताने के बाद बच्चा बोलता है, अरे मास्टर एक बात बता, कि अगर उसने क्वेश्चन में कुछ बोला ही नहीं, बस डायरेक्ट दे दिया कि ओसोफेगस ओपन इनटू, और ऑप्शन में फेरिंक्स भी हो और स्टमक भी हो और बॉथ भी हो, तो क्या पूछे हो बुद्धू? आंसर मारो ना बॉथ, क्योंकि ऊपर वाला किस में खुल रहा है? फेरिंक्स में, और नीचे वाला स्टमक में। लेकिन फिर बच्चा पूछता है, अरे मास्टर एक बात बता, अगर बॉथ ऑप्शन में ना हो तो क्या करेंगे? और ऑप्शन में 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन क्या हो? और फेरिंक्स और एक हो स्टमक। तो याद रखिए इस केस में आप आंसर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग फेरिंक्स मारकर आ जाइएगा। यही होता है,
ऐसे केसेस में आंसर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चला जाता है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं एनसीईआरटी नॉट फॉर माइनर्स, ओनली फॉर एडल्ट्स। समझना पड़ेगा, आप लड़ भी नहीं सकते हैं। आप जब ये क्वेश्चन को लेकर कोर्ट में जाइएगा तो वहां पे आपको रेफरेंस एनसीईआरटी का दिया जाएगा और आप केस हार जाइएगा, क्योंकि वो बोलेगा कि आपने एनसीईआरटी पढ़ा था, एनसीईआरटी में हमने अपर सेगमेंट की बात की है, और अगर कुछ नहीं बोला जाता है तो समझ लिया जाता है कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सवाल है। तो आप इस केस में मार्क कराएंगे क्या, फेरिंग्स अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। और अगर बोथ हुआ तो ऑब्वियसली आप बोथ मारेंगे, तब सिर्फ एनसीईआरटी नहीं देखेंगे, तब आप बोथ मारेंगे, है ना। तो ये हुआ आपका पूरा सेगमेंट किसका, ओसोफेगस का। देखिए इसका ओपनिंग गलेट था, ये ओसोफेगस हो गया पूरा पाइप, आउटर लेयर ट्यूनिका एडवेंटिशिया, है ना, और ये ओसोफेगस का पूरा पॉइंट्स। आइए अब हम बता रहे हैं ओसोफेगस से नीचे जब आप आइएगा तो मैंने आपको क्या बताया कि यहां पर हमारा क्या है, डायफ्राम, है ना। डायफ्राम से नीचे जो भी कैविटी है वो क्या है, एब्डोमिनल कैविटी। और अभी मैंने आपको क्या बताया, ये वाला डायरेक्शन मेरा क्या होता है, लेफ्ट, और ये वाला डायरेक्शन मेरा क्या होता है, राइट। तो अब आपको मैं बता रहा हूं हमारे एब्डोमिनल कैविटी में अपर साइड, मतलब डायफ्राम के जस्ट नीचे, हमारे एब्डोमिनल कैविटी में अपर साइड लेफ्ट में, राइट में नहीं, लेफ्ट में यहां पर है जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर। जे कैसा होता है, ऐसा होता है ना, इसको आप जे बोलते हैं ना, जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर, बैग अंदर से जैसे थैला हो, उसी को हम लोग बोल रहे हैं स्टमक। ये देखिए ये ऐसा जे शेप नहीं लग रहा, ये जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर इज नॉन एज स्टमक। अब सुनिएगा, स्टमक का 4 पार्ट होता है स्टूडेंट। वो रीजन स्टमक का जो ओसोफेगस के करीब है उसको हम लोग बोलते हैं कार्डियक रीजन ऑफ स्टमक। द रीजन ऑफ स्टमक विच इज नियरेस्ट टू ओसोफेगस इज नॉन एज कार्डियक, एंड बिलो द कार्डियक द रीजन ऑफ स्टमक इज नॉन एज फंडस, या फंडिक बोलिए आप उसको, फंडस, कार्डियक के जस्ट नीचे। एंड द रीजन ऑफ, याद कीजिए स्टमक के बाद क्या आता है, इंटेस्टाइन का पहला सेगमेंट डिओडेनम, एंड द रीजन ऑफ stomach which is nearest to the duodenum is known as pyloric। पायलोरिक स्टमक का वो भाग जो डिओडेनम के पास में है, कार्डियक स्टमक का वो पार्ट जो ओसोफेगस के पास में है, और कार्डियक के नीचे क्या हुआ, फंडस। बाकी बचा हुआ मेन पार्ट क्या हो गया, बॉडी हो गया। ये तो हुआ, उसको मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया स्टूडेंट्स। पता है ये जो पूरा स्टमक है इसके अंदर से एपिथेलियल टिश्यू होती है स्टूडेंट, और बायोलॉजी में स्टमक के लिए वर्ड यूज किया जाता है गैस्ट्रो। क्या वर्ड यूज किया जाता है, गैस्ट्रो। तो इस एपिथेलियम को, जो इस स्टमक को अंदर से लाइन की हुई है, क्या इस एपिथेलियम को मैं गैस्ट्रिक एपिथेलियम बोल सकता हूं स्टूडेंट। ये देखिए जो ब्लू वाली है, क्या मैं इसको गैस्ट्रिक एपिथेलियम बोल सकता हूं, नो डाउट बोल सकता हूं, गैस्ट्रिक एपिथेलियम। सुनिएगा स्टूडेंट, ये गैस्ट्रिक एपिथेलियम क्या करती है, जब स्टमक एम्प्टी होता है तो उस समय अंदर में कोई फूड पार्टिकल नहीं है, जब स्टमक एम्प्टी होता है तो ये गैस्ट्रिक एपिथेलियम अंदर में ऐसे ऐसे फोल्ड बना लेती है, इस टाइप से, ऐसे ऐसे फोल्ड बना लेती है एम्प्टी कंडीशन में, और इस फोल्ड को बोला जाता है गैस्ट्रिक रगी। क्या बोला जाता है स्टूडेंट, गैस्ट्रिक रगी। एम्प्टी स्टमक में, क्योंकि उस टाइम कोई फूड पार्टिकल यहां पे नहीं है। अब सुनिएगा स्टूडेंट, ये जो स्टमक है जे शेप्ड है, इसकी वजह से इसमें 2 कर्वेचर हो गया है। कर्वेचर मतलब क्या, उभाड़ या गड्ढा, उस टाइप का 2 कर्वेचर हो गया है। आप गौर से, ये वाला कौन सा डायरेक्शन है, लेफ्ट, और ये वाला राइट। आप गौर से देखिए, एक कर्वेचर यहां पे और एक कर्वेचर यहां पे। ये वाला कर्वेचर बड़ा है और ये वाला कर्वेचर छोटा है, तो क्या आप इस कर्वेचर को ग्रेटर कर्वेचर बोलिएगा, जो लेफ्ट साइड में, ये देखिए ये ग्रेटर कर्वेचर है, ये वाला पूरा ग्रेटर कर्वेचर लेफ्ट साइड में, और जो इस राइट साइड में है वो छोटा है, तो क्या आप इसको लेसर कर्वेचर बोलिएगा, जो राइट साइड में है। पता है स्टूडेंट्स, उस कर्वेचर के ऊपर पेरिटोनियम की डिपोजिशन होती है। पेरिटोनियम क्या होता है, विसरल ऑर्गन की कवरिंग। वो पेरिटोनियम जिसमें फैटी टिश्यूज, एडिपोज टिश्यूज, वो पेरिटोनियम जिसमें फैटी टिश्यूज मतलब फैट्स और लिम्फ टिश्यू का डिपोजिशन हो जाए, ऐसे पेरिटोनियम को हम लोग ओमेंटम बोलते हैं। बायोलॉजी में क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स,
ओमेंटम, और यहां पर इस दोनों कर्वेचर पर ओमेंटम का डिपोजिशन है। ओमेंटम क्या होता है? पेरिटोनियम हैविंग डिपोजिशन ऑफ फैट प्लस लिम्फ टिश्यूज। और देखिए इस ग्रेटर कर्वेचर के ऊपर भी ओमेंटम है, मतलब पेरिटोनियम के साथ क्या है? फैट और लिम्फ टिश्यूज। तो क्या इसको हम ग्रेटर ओमेंटम बोलेंगे, क्योंकि ग्रेटर कर्वेचर के ऊपर है। और इधर लेसर कर्वेचर में भी क्या है? ओमेंटम, मतलब क्या? लिम्फ टिश्यू, ऐसा पेरिटोनियम जिसमें लिम्फ टिश्यू और फैट हो। तो क्या आप इसको स्मॉलर ओमेंटम बोलेंगे या लेसर ओमेंटम बोलेंगे? बोलेंगे। ये तो हुआ बाहर वाली पार्ट। अंदर वाली पार्ट की भी ब्लू वाली है, गैस्ट्रिक एपिथेलियम। वो क्या करती है? एम्प्टी कंडीशन में क्या करती है? गैस्ट्रिक एपिथेलियम फोल्ड बना लेती है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? गैस्ट्रिक रगी। पता है स्टूडेंट्स, स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक एपिथेलियम मॉडिफाई होके बनाती है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड ही सेक्रीट करती है गैस्ट्रिक जूस जो एसिडिक होता है। अभी हम देखेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या होता है और गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड में आपके सिलेबस में 4 प्रकार के सेल बताते हैं, और वो चारों सेल अलग अलग सिक्रीशन सेक्रीट करती है। उन सारे सिक्रीशन को ही एक साथ मिलाकर बोलते हैं हम लोग गैस्ट्रिक जूस, जो अभी हम लोग जस्ट देखेंगे इस डायग्राम के बाद। वो गैस्ट्रिक ग्लैंड कौन बनाती है? ये गैस्ट्रिक एपिथेलियम ही मॉडिफाई होकर बनाती है गैस्ट्रिक ग्लैंड। पता है स्टूडेंट्स, पूरे एलिमेंट्री कैनाल में, पूरे गट में नो डाउट बहुत सारे मसल्स होते हैं, स्मूथ मसल्स, लेकिन स्टमक में एक्स्ट्रा मसल होता है जिसका नाम है ऑब्लिक मसल। क्या नाम है? ऑब्लिक मसल्स। चूंकि यहां पर एक्स्ट्रा मसल्स होता है, इसीलिए यहां पर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट मैक्सिमम होता है। यह पूछा जाता है, एक जगह पूछा जाता है मैक्सिमम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहां? स्टमक, और मिनिमम होता है रेक्टम में। और पता है स्टूडेंट्स, यहां पर जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रहा है इस मसल्स की वजह से, उसको बोलते हैं चर्निंग मूवमेंट। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? चर्निंग मूवमेंट, जो मैक्सिमम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है। और जो रेक्टम में सेगमेंट के फॉर्म में एकदम स्लोली हो रहा है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, उसको बोलते हैं बाउल मूवमेंट। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? बाउल मूवमेंट। तो चर्निंग मूवमेंट स्टमक में और बाउल मूवमेंट कहां? रेक्टम में। मैक्सिमम पेरिस्टाल्टिक स्टमक में और मिनिमम पेरिस्टाल्सिस रेक्टम में। ये आपका स्टमक ऐसा पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का जो सबसे वाइडेस्ट पार्ट है पूरी गट, पूरी एलिमेंट्री कैनाल का। 4 से 5 घंटा फूड स्टोर होता है, और यहां पर फिजिकल एंड केमिकल डाइजेशन दोनों होता है स्टूडेंट। ये सारा पॉइंट किसके बारे में हुआ स्टूडेंट्स? स्टमक के बारे में। आइए एक एक करके बताते हैं आपको। ये क्या है? इट इज जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर। बताया मैंने, ये जे शेप्ड है, फाउंड इन लेफ्ट साइड मिलता है ना, लेफ्ट अपर, ऊपर की तरफ, डायफ्राम के जस्ट नीचे, लेफ्ट अपर साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, वाइडेस्ट पार्ट ऑफ गट। मैंने बताया इसके पास एक एक्स्ट्रा मसल होता है जिसका नाम क्या है? ऑब्लिक मसल। इट्स मस्कुलर मूवमेंट इज कॉल्ड चर्निंग मूवमेंट, और ये मैक्सिमम पेरिस्टाल्सिस शो करता है। अच्छा, एक पॉइंट छूट गया, वो आपको मैं बताता हूं। इट शो अच्छा लिखा हुआ है इट शो बोथ मैकेनिकल एंड फिजिकल डाइजेशन। ये देखिए यहां पर लिखा हुआ है, परफॉर्म बोथ मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन कैसे होता है? ये ऐसे होगा तो बताइए, फुट पर प्रेशर पड़ेगा, टूटेगा ना। ऐसे कैसे होगा? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से, चर्निंग मूवमेंट, उसी को ना बोल रहे हैं। और केमिकल डाइजेशन कैसे होगा? जो एंजाइम सेक्रीट करेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड, उससे होगा केमिकल डाइजेशन। और ये फूड को 4 से 5 घंटा स्टोर करके उसका क्या करता है? डाइजेशन करता है। तो स्टोर्स फूड फॉर 4 to 5 आवर्स, 4 to 5 आवर्स, एंड परफॉर्म बोथ मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन। इट्स गैस्ट्रिक एपिथेलियम, ये जो ब्लू वाली थी, इस गैस्ट्रिक एपिथेलियम मॉडिफाइज टू फॉर्म गैस्ट्रिक ग्लैंड्स व्हिच सिक्रीट्स गैस्ट्रिक जूस। यह सारा पॉइंट हुआ। एम्प्टी कंडीशन में क्या करता है? गैस्ट्रिक एपिथेलियम मॉडिफाई हो जाती है। अब सुनिएगा, अब आपको बता रहे हैं स्टमक का सिक्रीशन हाईली एसिडिक होता है। फिर स्टमक कैसे बचता है वो तो अभी आपको हम बताएंगे। स्टमक का सिक्रीशन ऊपर एसोफेगस में ना चले जाए और नीचे डिओडेनम में ना चले जाए, इसीलिए स्टमक जहां से ओपन हो रहा है डिओडेनम और
ऑसोफेगस में, वहां पर गेट लगाया गया है। पहले मैं उस ओपनिंग की बात करता हूं जिसमें गेट लगाया जाएगा। सुनिएगा, गेट मतलब क्या, दरवाजा। ओपनिंग होगा तब ना उसमें आप दरवाजा लगाइएगा। सुनिए, ये ओपनिंग जो ऑसोफेगस और कार्डियक रीजन ऑफ स्टमक को कनेक्ट कर रहा है वो कहला रहा है कार्डियक ऑरिफिस। ऑरिफिस का मतलब क्या होता है, ओपनिंग। कार्डियक मतलब स्टमक का कार्डियक रीजन है, हार्ट से रिलेटेड नहीं है। इसको कार्डियक रीजन स्टमक का इसलिए बोला है क्योंकि यहीं पर इसके जस्ट बाहर हार्ट है ना। तो कार्डियक रीजन ऑफ स्टमक ओपन इनटू एसोफेगस, या फिर बोलिए एसोफेगस ओपन इनटू कार्डियक रीजन ऑफ स्टमक थ्रू कार्डियक ऑरिफिस। और यहां पर जो गेट लगाया गया है उस गेट का नाम है कार्डियक एस्फिंक्टर। बायोलॉजी में गेट को बोलते हैं हम लोग एस्फिंक्टर। इस प्रकार का गेट है, जब चाहेंगे तभी खुलेगा, इनवॉलंटरी मसल्स का बना हुआ, आपके अकॉर्डिंग नहीं खुलेगा। हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जब चाहेगा तब खुलेगा। वो गेट जो कार्डियक ऑरिफिस में लगा हुआ है क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, कार्डियक एस्फिंक्टर। क्या इस एस्फिंक्टर को आप गैस्ट्रोएसोफेजियल एस्फिंक्टर भी बोल सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि गैस्ट्रो का मतलब क्या होता है, मैंने बताया स्टमक। बायोलॉजी में गैस्ट्रो का मतलब स्टमक, ऑसोफेजियल मतलब ऑसोफेगस। गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर इज द स्फिंक्टर ऑफ ओपनिंग ऑफ कार्डियक ऑरिफिस, या फिर उसको आप बोल सकते हैं गैस्ट्रोएसोफेजियल ऑरिफिस। वो ऑरिफिस जो ऑसोफेगस और स्टमक को कनेक्ट कर रहा है ताकि स्टमक का कंटेंट ऑसोफेगस में ना चले जाए। अगर चले जाएगा तो क्या होता है ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। अब यहां पर आइए, ये पाइलोरिक रीजन है स्टमक का, और आगे क्या है, डिओडेनम। डिओडेनम एल्कलाइन मीडियम होता है और यहाँ एसिडिक मीडियम। तो इधर का कंटेंट इधर बेवजह ना आ जाए, जब चाहेंगे तब तो आएगा ही, बेवजह ना आ जाए इसलिए अच्छा यहाँ पर जो ओपनिंग है उसको हम लोग बोलते हैं पाइलोरिक ऑरिफिस, क्योंकि यहाँ का स्टमक वाला रीजन क्या है, पाइलोरिक। और यहां पर जो ओपनिंग होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पाइलोरिक ऑरिफिस। और इसमें जो स्फिंक्टर होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पाइलोरिक एस्फिंक्टर। तो ये हुआ आपका पूरा स्टमक और ऑसोफेगस। अब आपको हम बताने जा रहे हैं ये जो गैस्ट्रिक एपिथेलियम है ये मॉडिफाई होकर क्या बनाती है स्टूडेंट, गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड में क्या क्या होती है, कौन कौन से सेल्स होते हैं, क्या सिक्रीट करता है, ये सारा बात हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में देखेंगे कि गैस्ट्रिक ग्लैंड में क्या होता है, कौन सेल होता है और वो क्या सिक्रीट करता है, और जो सिक्रीशन सिक्रीट होता है उसका फंक्शन क्या होता है। या अगर स्टूडेंट आप इस चीज़ों को अच्छे से समझ गए नेक्स्ट लेक्चर में कि गैस्ट्रिक ग्लैंड के सिक्रीशन का फंक्शन क्या होता है, यकीन मानिए आप फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन को रटिएगा नहीं, समझिएगा। और डाइजेशन से कैसा भी टफेस्ट रिएक्शन वाला क्वेश्चन आ जाएगा, आप चुटकी में सॉल्व कीजिएगा। तो आप इस लेक्चर को डिटेल में समझिए, स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक एंड ऑसोफेगस। नेक्स्ट लेक्चर में पहले हम लोग बात करेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड और उसके सिक्रीशन, गैस्ट्रिक जूस और उसके फंक्शन। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि हमारा जो कुछ एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड था, लीवर, पैनक्रियास, गॉल ब्लैडर, इसका हमारे एलिमेंट्री कैनाल के साथ कैसे रिलेशन है, हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। कहां पर, इससे भी बहुत सारे सवाल आते हैं। और अगर वो रिलेशन आप समझ गए तो वो भी आपको फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन समझने में बहुत मदद करेगा। यकीन मानिए मैं आपको रटाऊंगा नहीं फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, मैं आपको समझाना चाहता हूं, इसलिए मैं स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ा रहा हूं। आप जब कल वो समझ जाएंगे ना, तब जब फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन में स्टार्ट करूंगा तो आपको लगेगा कुछ भी नया नहीं पढ़ रहे हैं, उसमें आपको लगेगा सब कुछ पहले से पढ़ा हुआ है। तो आज के लेक्चर को आप यहाँ से प्रिपेयर कीजिए। आज मैंने जो भी पढ़ा है इसको आप नोटबुक से पढ़िए, नीचे डिस्क्रिप्शन में नोट्स मिल जाता है आपको, लिंक क्लिक कीजिए। दो अलग अलग लिंक होता है, एक में होता है बोर्ड वर्क और एनसीईआरटी कंटेंट। प्रीवियस लेक्चर में मैंने एनसीईआरटी कंटेंट नहीं डाला था क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं था, आज डालूंगा और बोर्ड वर्क भी डालूंगा उसके साथ। और एक अलग लिंक होता है जिसमें क्लास नोट्स होता है, तो आप क्लास नोट्स भी पढ़िए। और जो बच्चे अभी अभी 11th में गए वो नोट्स बनाइए, है ना, बोर्ड से देखकर कॉपी में ड्रॉ कीजिए। और अगर टारगेट वाले बच्चे को तो टाइम नहीं होगा, अगर कोई 12th का बच्चा ये वीडियो देख रहा है तो वो भी नोट्स बनाइए अगर आपके पास टाइम है तो, है ना। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।